फिजिक्स से क्यों है डरना जब आपके साथ हो मास्टर रवि बंडा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवि बंडा। स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा क्लास 11 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेटे सॉलिड इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां से रियलिटी की जर्नी अब शुरू होती है, क्योंकि अब तक हम ये समझ रहे थे कि फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स ने कुछ एक्सेलरेशन जनरेट किया और उस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा, स्पीड मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, रोटेशनल इफेक्ट कुछ होगी। तो ये सारी बातें हम आइडियल बॉडी के लिए पढ़ते थे। एक्चुअल में रियल बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, कुछ डिफेक्टिवनेस तो नहीं आ जाती है, और इसी डिफेक्टिवनेस की वजह से हम कुछ रियलिटी बेस्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे कि कहीं पे ब्रिज टूट गया है, कहीं पे तार लगी हुई थी बड़ी बड़ी क्रेन्स में, उस क्रेन से हम किसी गाड़ी को उठा रहे थे, वो क्रेन का केबल टूट गया है, तार टूट गया है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ना होने के लिए हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनका बेसिक कंसेप्ट के बारे में यह चैप्टर हमें समझाएगा। बेटा तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे से चैप्टर की। बेटा इस चैप्टर के साथ साथ हम जो आपकी स्कूल एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड होंगे वह क्वेश्चन भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दे के भी जाऊंगा कि वही क्वेश्चन, वही एज इट इज क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जामिनेशन में पूछेंगे। और जैसे हम हर वन शॉट में करते हैं वैसे ही कि रियलिटी बेस्ड इफेक्ट को ज्यादा कंसीडर करेंगे बेटा, जिससे इमेजिनेशन पावर ऑल बिल्ड होगी। बढ़िया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये पानी की बोतल, मैंने फोर्स अप्लाई किया, डुब, बेटा बहुत दूर जाके गिरी है। ये रिमोट, मैंने फोर्स अप्लाई किया, डुब, बहुत दूर जाके गिरा है। अब होता क्या है फोर्स अप्लाई करने पे? सर एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। लेकिन आप किसी भी बॉडी को जब एनालाइज करोगे, जैसे कि अभी मैंने फोर्स लगाया, उस टाइम पे भी आपने एनालिसिस किया हो तो आपको पता चला होगा कि उस टाइम पे बॉडी पिचक जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल, जब आप क्रिकेट या बेसबॉल देखते हो तो जब बॉल पे फोर्स अप्लाई होता है बैट के द्वारा, तो वो दूर जाने से पहले, उसकी डायरेक्शन चेंज होने से पहले डिफेक्टिवनेस आ जाती है। देख इस इमेज को, यही तो होता है कि बॉल का कुछ शेप एंड साइज बिगड़ गया है। तो जब कभी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड चेंज होने या फिर दूसरी इफेक्ट होने से पहले की इफेक्ट जो होती है वो होती है उसका शेप एंड साइज बिगड़ना। और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद वो बॉडी वापस अपना शेप रिगेन करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब रियल बॉडी में थोड़ी बहुत ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल समझेंगे कि जहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे ही फोर्स हटाया तो वापस वह बॉडी है वो एज इट इज शेप में जाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। रियल बॉडी ऐसी ज्यादातर होती है, जबकि रिजिड बॉडी आज तक के सारे चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी कि जहां पर सिर्फ फोर्स अप्लाई करने पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्ट बात की थी। यहां पर हमने कोई भी डिफॉर्मेशन कंसीडर नहीं किया था। इसलिए आप बोल सकते हो कि कितना भी फोर्स अप्लाई करोगे ये बॉडी भागेगी, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तो दो पॉइंट के बीच का, इस सॉलिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन निकल के आती है कि रियल बॉडी, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन दिस बॉडी इज ऑलवेज फिक्स। कोई भी फोर्स अप्लाई कीजिए रिजिड बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि रियल बॉडी में ये डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है, डिफॉर्म हो सकती है वो बॉडी। अब कितने पैमाने पे डिफॉर्मेशन होगा और कितने पैमाने पे वो वापस अपना शेप रीगेन करेगी, वही डिपेंडेंसी रहेगी उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर। और इसी बिहेवियर, इसी इलास्टिक बिहेवियर के बेसिस पे हमें इंजीनियरिंग में बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ाई जाती है। जैसे कि कौन सी स्टील, हाँ स्टील में भी वैरायटी आती है, स्टील का यूज़ करना है, कंक्रीट का यूज़ करना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी होता है और इलास्टिक भी होता है, स्टील और कंक्रीट। याद रखना बेटा, स्टील अच्छा खासा इलास्टिक है, इसके बारे में बताऊंगा। और कंक्रीट, रेत
सबसे इलास्टिक, मतलब स्टील की कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा इलास्टिक मटेरियल है कि वो अपना शेप वापस रीगेन करने की कोशिश अच्छी करते हैं। इसलिए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में स्टील और ये कंक्रीट, रेत का यूज किया जाता है। एरोप्लेन्स कैसे मटेरियल से बनाने हैं ताकि वो मजबूती भी बनी रहे और लाइट वेटेड रहे, जिससे ऊपर जाने पे एक फोर्स भी कम लगे, मास कम लगेगा, वेट फोर्स कम लगेगा। और एल शेप के ही आप देखोगे ध्यान से तो ब्रिज के नीचे जो बीम रहेगी वो ज्यादातर आई शेप की रहेगी। वो आई शेप की क्यों रहती है, उसके पीछे का लॉजिक हमें ये 2 घंटे में पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इलास्टिक होती क्या है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती क्या है, इलास्टिसिटी होती क्या है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, देखना जो आप अब तक इलास्टिसिटी पढ़ते आ रहे हो उससे डेफिनेशन जो फिजिक्स में दे रखी वो थोड़ी सी उल्टी है, और एक्चुअल में हमें यही डेफिनेशन पढ़नी है मेरे दोस्त। तो आप समझना क्या बात है कि इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल फोर्स। जैसे कि ये कोई बॉडी है मेरे पास, मैंने इसको खींचा, फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ये फोर्स हटा तो कोई चेंजेस आए हैं इसकी लेंथ में, वो वापस अपना शेप रीगेन कर रही है। तो उसी प्रॉपर्टी को कि कोई फोर्स हटा लिया, अब वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन करने की कैपेबिलिटी कैसी है, एबिलिटी कैसी है, उसी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। जैसे कि पहले बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी, हमने बॉडी को दोनों तरफ से खींचा, अब जैसे ये फोर्स हटा लिया तो इसकी लेंथ ओरिजिनल में जितनी थी उससे थोड़ी बड़ी हो गई। मतलब देख, फोर्स अप्लाई किया तो लेंथ और बड़ी, ठीक है। जैसे ही फोर्स हटा लिया ये वापस थोड़ा सा सिकुड़ने लगना, अपना ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करने लगा। तो इसी को इलास्टिक नेचर कहते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीटली वो अपना शेप रीगेन कर लेती है तो हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक बॉडी कहेंगे। जैसे कि रबर, खास करके एक बड़ा एग्जांपल इसका रबर बैंड, स्प्रिंग, बलून, इसको जैसे ही आप खींचोगे बेटा, ये मेजरली, मतलब जैसे फोर्स अप्लाई किया डिफॉर्मेशन आया, जैसे ही फोर्स हटा लिया अपना शेप कंप्लीटली ऑलमोस्ट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कि थोड़ा बहुत रह ही जाएगा, लेकिन वो रीगेन करने की कोशिश तगड़ा करता है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है? जब स्कूल में टीचर ने डांट दिया, जब डांट रहे थे उस टाइम पे डिफॉर्मेशन था, टीचर गए, डिफॉर्मेशन हट गया, हम जैसे थे वैसे हो गए। तो यही तो नेचर हुआ इलास्टिक प्रॉपर्टी का कि जैसे थे तो अपना शेप वापस गेन करने की, कंप्लीटली गेन कर लेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और अगर कंप्लीटली रीगेन कर ही नहीं पा रहे हैं भाई, कंप्लीटली छोड़ो, रीगेन ही नहीं कर पा रहे, एक बार किसी ने फोर्स लगा दिया, खींच लिया, वापस अपने शेप पे कभी नहीं आएंगे दोस्त। जैसे कि प्लास्टिक में होता है, जैसे कि ये क्ले में होता है, जैसे कि टूथपेस्ट में होता है, एक बार फोर्स अप्लाई करके खींच लिया, अब मैं वापस ओरिजिनल शेप में नहीं जाने की कोशिश करूंगी। ऐसे टाइप की बॉडी को हम परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी या फिर प्लास्टिक बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन समझ में आई। रियल बॉडी हम पढ़ रहे हैं, उसी रियल बॉडी में ये कंप्लीटली या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या सिर्फ इलास्टिक बॉडी परफेक्टली गेन कर लिया, ओके। फिर परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी की भाई गेन किया ही नहीं है, जैसे फोर्स अप्लाई किया था उसी शेप में वापस मैं तो रह गया हूं, ओके सर, ऐसी बॉडी को प्लास्टिक बॉडी। तो यार रियल बॉडी में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एक्चुअल में ऐसे ही व्यवहार में हमें सारी बॉडीज, सारे मैटर्स दिखते हैं। जो हम आज तक पढ़ रहे थे वो तो रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल था, ऐसे व्यवहार में ऐसी बॉडी बहुत कम होती है, ठीक है। तो रियल बॉडी की बातें हम कर रहे हैं जिसमें हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। अब आपके दिमाग में है ना मिथ होगा, जो कि सबके दिमाग में होता है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल स्टील का दिया था, रेत का दिया था, और दूसरा एग्जांपल अभी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी बताई तो वहां पर मैंने रबर का एग्जांपल दिया था। रबर समझ में जल्दी आता है इसलिए मैंने रबर का एग्जांपल दिया था। तो बताओ स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर? बताओ कमेंट सेक्शन में, बता। अरे बता दोस्त, बता 1 मिनट का समय, 30 सेकंड का समय, फटाफट बता मेरे दोस्त गोलू भाई, बता। रबर, ठीक है, बात सही है, लेकिन रबर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझे ना। जैसे हम आज तक जो इलास्टिसिटी मतलब कि खींचो, जिसमें अच्छा खासा खींचाव लाया सके, वापिस आ सके, उसको बोलते थे। अब थोड़ा सा इसमें डीप डाउन होके सोचो जरा,
डीप डाउन होके। इंस्पेक्टर साहब हाथ में हथकड़ी लेके खड़े हुए हैं। दो अजम्पशन कर, एक हथकड़ी स्टील की बनी हुई है, एक हथकड़ी बनी हुई है रबर की, एक हथकड़ी बनी हुई है स्टील की, दूसरी हथकड़ी बनी हुई है रबर की। ऐसा सोचना, स्टील को अब मुजरिम के हाथों में पहना दिया है दोस्त, तो ये मुजरिम स्टील की हथौड़ी को ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, उतना अच्छे से डिफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, बहुत कम डिफॉर्म कर पाएगा। ओके, फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्म ही कम हुआ है, जबकि रबर की हथौड़ी पहना दो उस मुजरिम को। क्या बात कर रहे हो सर, रबर की हथौड़ी कहां पर मिलती है, और वो मुजरिम तो भाग जाएगा, ऐसे जस्ट ऐसे किया, ठीक है। देख, रबर है तो उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिक बिहेवियर वाली, तो वापस अपना शेप रिगेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने या फिर मुजरिम ने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो एक फोर्स के बाद ऐसा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो रबर बोल देगा टाइम टाइप फिश, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं अब रिफॉर्मेशन नहीं कर सकता हूं, अपना शेप गेन नहीं कर सकता, मुजरिम जा, हो जा फरार, जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी, ऐसा करके छूट जाएगा वो। तो एक बेसिक सा एग्जांपल ऐसा समझो बेटा कि सेम फोर्स अप्लाई करने पे सेम टाइप का मटेरियल, सेम शेप एंड साइज की बॉडी है, एक स्टील की बनी हुई है और एक रबर की बनी हुई है, दो डिफरेंट मटेरियल है। तो दोस्त बात यही है कि सेम फोर्स अप्लाई करने पे एक में डिफॉर्मेशन ही कम आया है, जबकि दूसरे में डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आया है, रबर में डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आया, स्टील में डिफॉर्मेशन बहुत कम। तो सीधी सी बात है बेटा कि यहां पर अभी गेन करने वाली बात वही हुई है कि थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन आया होगा, स्टील कमबैक कर लेगा फटाफट से, जबकि रबर उतना कमबैक कर ही नहीं पा रहा है दोस्त। तो इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। इसी को मैंने शब्दों में लिखा है बहुत सुंदर तरीके से, ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वैसा क्वेश्चन है। और सीन लेना है तो अपने स्कूल में कभी पूछ लेना किसी को कि विच इज मोर इलास्टिक। एक पैरामीटर भी हम समझेंगे जिसको यंग्स मॉड्यूलस कहेंगे, जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है कि इन चारों में से कौन सा है वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, कॉपर, रबर, स्टील या क्वार्ट्ज। तो पहली बात तो आपको समझ में आएगी कि रबर तो हो ही नहीं सकता, रबर बोलोगे तो उससे ज्यादा तो स्टील है। तो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था, मतलब ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, लेकिन आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो वहां पर ये वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा यार रियल लाइफ में भी आप थोड़ा सा सोचो ना, क्वार्ट्ज, रेत मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इलास्टिक नेचर में। अब परफेक्टली नहीं है बेटा, परफेक्ट अपने जीवन में कोई नहीं है, लेकिन परफेक्टनेस के पीछे हम सब भाग रहे हैं, ठीक है। तो वही काम रेत का भी है, रेत परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट रीगेन करने की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन फट करके रेत अपने शेप में आ गई है, क्वार्ट्ज इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, दिमाग में बिठा लेना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताना इस टाइम स्टैम्प के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। गलत कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है, सही को तो सब कोई ढूंढ लेते हैं बेटा, गलत की बात यहां पर हो रही है। 4 स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मुझे बताओ कि इन 4 में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको गलत आइडेंटिफाई करना है, सही का नहीं बताना है, ठीक है। कमेंट बताना गोलू भाई, गोलू पे नहीं किया ना, कैसे काम चलेगा बेटा, करना तो आपको खुद को है, बता कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, अब नई टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है स्ट्रेस। स्ट्रेस का नाम सुनते ही स्ट्रेस आ जाता है, तो बेटा वो वह वाला स्ट्रेस नहीं है जो आपको फील होता है जब वो छोड़ के चली जाती है, तो ये स्ट्रेस अलग लेवल का है, ये किताबी स्ट्रेस है। किताबी स्ट्रेस ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, तब आप फील करते हो ना, वही फीलिंग किसी भी बॉडी को आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स अप्लाई किया जाए, तो डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, तुम्हें एक्सटर्नल इफेक्ट करता है, यहां पर रीगेन वाला इफेक्ट करता है। तो किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। जैसे कि मेरे दोस्त ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल के अपोजिट कोई भी बॉडी जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अपोजिट एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है, और इस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, इस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय
क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी एरिया पर्टिकुलर है वह लिखा जाएगा। ठीक है, अब सारी कहानी यहां से एरिया से डिपेंड करेगी, ध्यान से देखना दोस्त। अभी फोर्स ऑलमोस्ट ये एक्सटर्नल है वो और रीस्टोरिंग है वो, रीस्टोरिंग और एक्सटर्नल फोर्स ऑलमोस्ट सेम होंगे 99% केस में, 99% केस में, इसलिए हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बाय डेफिनेशन आप पढ़ोगे मेरे दोस्त तो आपको ऐसा पता चलेगा कि स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड, ये रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट होता है डिफॉर्मेशन फोर्स के। ओके, डिवाइड बाय एरिया ऑफ दैट बॉडी, इसको हम स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है मटेरियल पे, याद रखना मटेरियल पे डिपेंडेंसी की रहती है। ओके, यूनिट कैसे लिखा जाएगा, फोर्स यूनिट न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ कुछ प्रेशर जैसा ही लग रहा है। इलास्टिक बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, हम इज इक्वल टू करके ट्रीट कर सकते हैं और 99 केसेस में हमारे लिए यही काम चलेगा। क्रिस्टल क्लियर, चमक रहा है, दिमाग में बात बैठ रही है दोस्त, आगे बढ़ाऊं। अब देखिए एरिया के बेसिस पे जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है ना उससे हमने क्लासिफाई किया है। तो 3 तरीके से स्ट्रेस को क्लासिफाई किया जाता है कि अगर उसकी लेंथ में चेंज ला रहा है ये डिफॉर्मेशन वाला फोर्स तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। अगर उसके एरिया या सरफेस एरिया पे चेंज ला रहा है तो ऐसे स्ट्रेस को, ये से फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस को हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। तीसरा, बल्क अमाउंट में सारा का सारा वॉल्यूम चेंज कर रहा है, देखो ये गेंद को और पिचका दिया भाई साहब, तो पूरा बल्क मोमेंट हुआ है ना, सारे पार्टिकल को पिचका दिया, वॉल्यूम में चेंज आ गया, उसकी साइज में चेंज आ गया, तो ऐसे स्ट्रेस को हम कहते हैं बल्क स्ट्रेस। ठीक है चमका, तो इस तीनों स्ट्रेस को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखना है इसका मोटिव ये रहेगा कि लेंथ को चेंज करना। ध्यान से देखिए, रोड है, रोड को दोनों ओर से ऐसे खींचा गया, लंबा किया गया, स्ट्रेच किया गया है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही एग्जांपल है। अगर उसको लेंथ को कंप्रेस किया जा रहा है, देख दोनों ओर से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसको कंप्रेस करने की डायरेक्शन में, मोटिव इसका कंप्रेस करना या इलोंगेट करना, यानी कि लेंथ में चेंजेस करना, इसलिए स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा जाता है। और एक डेफिनेशन ध्यान से देखना है, ये फोर्स आपको जो इसमें रीस्टोरिंग दिखाई देगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्सटर्नल या फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स आप देखोगे दोस्त, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्रॉस सेक्शनल से, इसलिए नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है क्रॉस सेक्शनल से, इसलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है। ओके सर, तो लॉन्गिट्यूडनल को ही टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जाता है, और कंप्रेसिव जैसा नाम वैसा काम, कंप्रेस करना, इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस के नाम से जानता है। फॉर्मूला वही है, एज इट इज फॉर्मूला है, सबका फॉर्मूला एक, सबका मालिक एक, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस, यही फॉर्मूला रहेगा। बस ध्यान देखने वाली बात यह है कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर एरिया से परपेंडिकुलर फोर्स की बात हो रही होगी, वो लॉजिक समझ में आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल यानी कि शियर स्ट्रेस। शियर बहुत छोटा सा एग्जांपल है, शियर 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 देख ले, ध्यान से देख, ये हमारे पास कोई बुक है, ठीक है, ये हमारे पास कोई बुक है, इस बुक को मैं ऐसे कर रहा हूं, तो मैं इसको शियर में इसको एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जो इसके सरफेस, इसके एरिया से पैरेलल है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस एरिया से पैरेलल तो एक डिफॉर्मेशन आता है, उसका शेप थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। ये तो छोटी पतली सी बुक है, अपनी फिजिक्स की किताब होती तो आपको पता चलता है कि जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे ऐसे पिघलने लगेगा, ऐसे साइड होता जाएगा, तो उसके शेप में कुछ डिफॉर्मेशन शेप बिगाड़ देगा पूरा का पूरा। तो एक तरह से ऐसा फोर्स कि जो एरिया से ऐसे टेंजेंट की डायरेक्शन में या फिर ऐसे पैरेलल है, ऐसे स्ट्रेस को जब इस टाइप की कंडीशन में बुक को या ऑब्जेक्ट को जो फोर्स फील होगा, जो स्ट्रेस फील होगा, उसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, इसका फॉर्मूला भी सेम, फोर्स पर एरिया ही होता है, लेकिन इस केस में जो एरिया है उससे पैरेलल है ये फोर्स, ये देख क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे पैरेलल ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला बस वही, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, खत्म बेटा। इसको कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो समझ में आ जाना चाहिए, शियर स्ट्रेस का जब भी नाम आए बेटा फोर्स है वो
ऐसा होगा। लिक्विड में स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता है, जैसे लिक्विड को आप ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे ना पैरेलल सरफेस से, लिक्विड तो ढुल जाता है, इसलिए इसकी बातें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में करते हैं। ओके, ध्यान दे देना। तीसरा बल्क मॉड्यूलस, हाइड्रोलिक बल्क स्ट्रेस यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस के नाम से भी जानता है। बॉल ले लिया, बॉल को ऐसे पिचकाने की कोशिश की, तो हर डायरेक्शन में से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, हर डायरेक्शन में से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, छोटे छोटे एरिया पे काम कर रहा है, छोटे छोटे एरिया पे ये काम कर रहा है। तो इस केस में हम लिखेंगे dF/dA, फोर्स पर एरिया ही है, लेकिन अगर मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में, क्योंकि बहुत सारे फोर्स के कंपोनेंट सब डायरेक्शन में से एक्ट कर रहा है, छोटे छोटे एरिया पे एक्ट कर रहे हैं, ये छोटा एरिया और इसके साइज को कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलिक, जैसे लिक्विड में होता है वैसे ही कंप्रेस किया, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये वॉल्यूम चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए अभी जो लोड अप्लाई हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है, फीलिंग आ रही है, स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है। तो हमने तीन तरह से वो टेंशन को आइडेंटिफाई किया, वो स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगी उसकी बात करने जा रहे हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं स्ट्रेस से जुड़ा हुआ। आप तीनों में से मुझे बता, मतलब आप, हमने तीन स्ट्रेस पढ़े ना, उन तीनों में से बता रहे क्वेश्चन किस टाइप के स्ट्रेस के लिए बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू वायर्स, दो वायर है हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, ये ए और ये ए है और दूसरा वायर है हमारे पास बी। दोनों वायर के लिए रेडियस का कंपैरिजन दे रखा है कि द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ अ बी, तो आर ए इज ट्वाइस ऑफ अ बी, ट्वाइस ऑफ अ बी मतलब ये आर बी से दुगनी है। ओके, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, ये दोनों को स्ट्रेच किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई करके हम इसको दोनों को खींच रहे हैं सेम फोर्स से, सेम फोर्स से दोनों को खींचा जा रहा है, दोनों को खींचा जा रहा है। ओके, देन द स्ट्रेस ऑन अ बी, बी के ऊपर लगने वाला जो स्ट्रेस होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो स्ट्रेस को है ना हम ऐसे सिंबॉलिक रूप से लिखते हैं, सिग्मा ए इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, एरिया यानी पाई आर ए का स्क्वायर, सिग्मा बी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई पाई आर बी का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, आर ए इज इक्वल टू 2RB, वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाता है पाई, 2 टाइम्स है ना, 2RB है तो 2 रखा 4 बन जाएगा, 4RB का स्क्वायर। अरे ध्यान से देख लीजिए ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट फोर्स डिवाइड बाई पाई और ये आर बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा बी। सिग्मा बी और सिग्मा ए के बीच का रिलेशन आ गया। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बताओगे तो सिग्मा बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए। अरे 4 गुना बन जाएगा मित्र, 4 गुना, समझा रहे क्या लाडले, 4 गुना स्ट्रेस। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिसकी रेडियस कम या जिसका एरिया कम, उसमें वो लोड ज़्यादा फील होता है, स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है। इसलिए बताते हैं बेटा कि अपना एरिया बढ़ा के रखो, तो कोई भी मुश्किल आएगी तो कम फील होगा स्ट्रेस। इसलिए एरिया मतलब कि अपने कनेक्शन ऐसे बना के रखो दोस्त कि बहुत बड़ा लोड भी आएगा तब भी स्ट्रेस कम फील होगा। देख ये एरिया इसका कम था, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका कम है, बी वाले का कम है, रेडियस किसकी कम है, बी वाले की कम थी, इस वजह से एरिया जिसका कम उसको ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, कनेक्शन जिसके कम उसके, कनेक्शंस मतलब काम के कनेक्शंस। अब ऐसा है अच्छे कनेक्शन रखो, 2 मित्र रखो लेकिन काम के रखो, सारे मित्र रखो लेकिन सारे काम के रखो। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये स्ट्रेस जो आप कब से फॉर्मूला पढ़ा रहे हो ना स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया ही तो आप बोल रहे हो, और प्रेशर भी तो यही होता है, प्रेशर भी तो यही है, फोर्स पर एरिया। यूनिट भी सेम ही होता है, इसका यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, सेम न्यूटन डिवाइड बाय एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो क्या ये दोनों सेम है, स्ट्रेस और प्रेशर क्या ये सेम ही है? देख वैसे यूनिट वाइज या डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा बताए कि हाँ फोर्स पर एरिया या फॉर्मूले के हिसाब से देखे तो सही है कि दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। आज तक कभी हमने स्ट्रेस की बात नहीं की है, फोर्स पर एरिया तो बहुत बार लिखा है, स्ट्रेस कोई पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए या सिचुएशन के लिए ही लिखते हैं, वरना प्रेशर से हमारा काम चल जाता है। तो दोनों के बीच में डेफिनेशन वाइज भी बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि पहले तो सीधा सड़ाट नो स्ट्रेस एंड प्रेशर आर नॉट अ सेम, दे लुक सिमिलर,
ये लगते हैं जैसे कि एक जैसे हैं, दोनों मामा मासी के हैं, लेकिन दोनों के बीच में अलग अलग बात है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ये यूज होते हैं। जैसे कि हम अभी स्ट्रेस पड़ गया है तो वो रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया था, जबकि प्रेशर में अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। प्रेशर की आपने ध्यान दिया हो तो कभी डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं की, कभी नहीं की। वो हमेशा घटाने की कोशिश करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है वॉल्यूम को, कभी ऐसे टेंजेंशियल एक्ट नहीं करता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया से, ठीक है। ऑलवेज कंप्रेसिव, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सटर्नली एक्ट करता है उस सरफेस पे, जबकि ये इनसाइड द सॉलिड बॉडी एक्ट करता है, रीस्टोरिंग सॉलिड बॉडी के अंदर से एक्ट करता है। टेंसर क्वांटिटी मतलब हम कभी इसकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत रहती भी है, टेंजेंशियल याद रख, ठीक है सर। फिर कुड बी टेंसाइल, कंप्रेसिव और टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल वाला पार्ट है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट है, ऐसा प्रेशर में आता ही नहीं है। ऐसी बुक के बारे में हम ऐसे ऐसे सो मोड़ेंगे, ये स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, प्रेशर का एग्जाम्पल नहीं है, तो एक बड़ा डिफरेंस आ जाएगा ये वाला। तो अगर 2 मार्क्स में कभी कोई आपको पूछ ले कि ये तो दोनों मामा मासी के हैं, क्या एक जैसे ही है? नहीं बेटा, भाई भाई के बीच में भी अंतर होता है, तो ये वही है, भाई भाई के बीच में भी अंतर है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और प्रेशर दिखते एक जैसे हैं, फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर है। यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन में अंतर है। ओके, अब दूसरा पार्ट, दूसरा अध्याय यानी कि स्ट्रेन। हमने अब तक सीखा था कि फोर्स अप्लाई करने पे क्या फील होता है उस ऑब्जेक्ट को, उस फोर्स की वजह से, उस लोड की वजह से, उस डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। तो वो चेंज की बात कर रहे हैं। जैसा स्ट्रेस पड़ा था वैसे ही 3 टाइप है इसके स्ट्रेन के। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कर। भाई कुछ तो चेंज आएगा ना, कब से ये स्ट्रेस फील कर रहा है, तो जो भी चेंज आया कन्फिगरेशन में वो डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन करेंगे, शियर स्ट्रेस के कारण चेंज आ रहा था तो शियर स्ट्रेन कहेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक चेंज स्ट्रेस के कारण जो चेंज आ रहा था उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। ओके सर, डिफाइड मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते जा रहे हैं, तो सीधी बात यहां पर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होगा। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का एग्जांपल, डेफिनेशन भी बहुत सिंपल, जैसा फॉर्मूला है उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखिए। फिर शियर स्ट्रेस, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। डिफॉर्मेशन क्या आया कि एक बुक थी, बुक थोड़ी सी शिफ्ट हुई, कितना एंगल बना लिया इस बुक ने? सर बुक्स कुछ इतनी शिफ्ट हो गई, बुक कुछ इतनी शिफ्ट हो गई, ध्यान से देखना, ये कितना एंगल चल गई है, एक्स जितना एंगल चल गई है। ओके, ध्यान से देखना। तो चेंज इन कन्फिगरेशन, इस स्ट्रेन को है ना ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन कन्फिगरेशन मतलब कितना चेंज हुआ, ये एक्स जितना चेंज हुआ है, और जो एक्चुअल में ये इसके डायमेंशन थे वो कितने थे? एल जितना था, एक्स बाई एल। तो शियर स्ट्रेन को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। शियर स्ट्रेन को एक्स बाई एल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो बेटा, देख इसने एंगल बना लिया है, ये जो शिफ्ट हुई है ना उसने एक फिक्स्ड एक्सिस के साथ एंगल बना लिया है। नाम अगर थीटा दे दे तो tan थीटा इज इक्वल टू सामने वाला x डिवाइड बाई एल। जो चेंज आया वो x, जो एक्चुअल में लेंथ थी वो l, और ये थीटा बन गया है। तो इसको भी x बाई एल को हम tan थीटा के नाम से लिखते हैं, और tan थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि डिफॉर्मेशन बहुत छोटा सा होता है, तो उस केस में हम इसको थीटा से भी ट्रीट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझना, ये एक्चुअल में ये डिफॉर्मिंग फोर्स है उसके शेप को बिगाड़ देता है। तो जब शेप को बिगाड़ देंगे तो कुछ एंगल की बात आएगी, कुछ रेशियो की बात आएगी। तो शियर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर्स। इसका जो रिलेटिव, ये 2 लेयर थी, दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस हुआ ना, वो रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि x डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोस लेयर्स। ये 2 पर रिलेटिवली जो चेंज आया वो डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l था, तो वो l लिखा है। आया, चमका, ये बहुत काम का है मेरे दोस्त, एक बार अच्छे से समझ ले और 2 मिनट पीछे जाके वापिस आ। क्या था? चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। 2 लेयर के बीच में रिलेटिव चेंज जो आया वो डिवाइड बाय 2 लेयर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। x बाय एल दैट इज इक्वल टू tan थीटा बना, और थीटा बहुत छोटा होगा तो थीटा लिख लिया। ओके, इज नियरली इक्वल टू थीटा, करेक्ट। अब बल्क स्ट्रेस की बात थी कि बल्क अमाउंट में हमने इसको फोर्स अप्लाई किया और इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो सीधी बात बेटा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है?
जी डेल्टा पी डिवाइड बाई वी। ले बेटा ले, ये स्ट्रेन का एग्जाम्पल बन जाएगा। कौन से स्ट्रेन का एग्जाम्पल बन जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एग्जाम्पल बन जाएगा। डेल्टा वी बाई डेल्टा वी बाई वी। करेक्ट। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ज्यादातर केस में ये वॉल्यूम घटते वाली डायरेक्शन में होगा, मतलब कंप्रेस ही हो रहा होगा, तो हम माइनस साइन के साथ भी कभी कभी इसको लिखा करेंगे। क्रिस्टल क्लियर है, यहां पर घबराने वाली बात नहीं है। पहले हमने पढ़ा है स्ट्रेस, उसके बाद पढ़ा है स्ट्रेन। करेक्ट करेक्ट। चमका, 3 टाइप के स्ट्रेस होते थे, उसी 3 टाइप की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन वाली इफेक्ट हुई और हमने उसको नाम दिया स्ट्रेन। चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। बढ़िया बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ वॉल्यूम कंप्रेशन। ठीक है, एक क्यूब है जिसको वॉल्यूम कंप्रेशन के बात कर रहे हैं। ईच साइड ऑफ अ डिक्रीज्ड बाय 1%। तो एक हमारे पास बना क्यूब, टिक 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 टिक, डिंग 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 डिंग, ये आया बना क्यूब हमारे पास। इस क्यूब की साइड लेंथ ए दे रखी है और हमें बताया कि ईच साइड इज डिक्रीज्ड बाय 1%, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? अरे भाई ये तो कभी सुना ही नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें पता है कि दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा वी, डेल्टा वी बाई वी, ये होता है। लेकिन इसका आंसर कैसे निकाले भाई? तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ काम में नहीं आ रहा है, तब काम में आता है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर। यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर ऐसा कहता है, ध्यान से देख मेरे दोस्त, कि वॉल्यूम क्या होता है? सर वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। ओके, क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, जबकि रिलेटिव की बात करते हैं, पावर आगे डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। एरर्स की बात आएगी। ये कंसेप्ट अलग से पढ़ाया जाता है, ये सीबीएसई मतलब हमारी एनसीईआरटी में से वैसे हट गया है, लेकिन ये काम का कंसेप्ट है। कई बार एमसीक्यूज वाली मेथड में आपने ये देखा होगा और मैंने करवाया हुआ, वन शॉट्स में देखोगे आप। तो पावर आगे और हम लिखेंगे इसमें जो चेंजेस आया है वो डिवाइड बाई ए। इस चीज को कहते हैं परसेंटेज एरर, मतलब ये परसेंटेज डेल्टा ए बाई ए इंटू करके 100 दैट इज इक्वल टू 1%, ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू करके 100, ये 3 टाइम्स डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू करके 100। ध्यान से देख लीजिए बेटा, सीधी सी बात है, उसमें 1% का चेंज आ रहा है तो ये 1 इंटू 3% का चेंज आएगा। अब हमें तो निकालना है डेल्टा वी बाई वी, 100 जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, ये कितना बन जाएगा 0.003, जो आंसर बन जाएगा डी। ध्यान से देख लीजिए, ये एरर्स वाला पार्ट है। एरर्स वैसे देखो तो सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी आपकी स्कूल एग्जामिनेशन या कहीं कहीं ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो हल्का फुल्का उसका नॉलेज होना चाहिए। या फिर सीधा ही आप बता सकते हो, क्योंकि वो ऐसा भी कर देंगे, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मतलब ये पावर ए क्यूब से प्रोपोर्शनल है, तो जो चेंजेस इसमें आएगा उसका 3 गुना चेंज है वो डेल्टा वी में आएगा, लेकिन परसेंटेज में आएगा तो 3%, जैसे आंसर निकल जाएगा। फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। चमका बेटा, चमका बेटा। इसी से जुड़े हुए एक फिनोमिना की बात करते हैं जो कि है हुक्स लॉ। बहुत सिंपल सी बात है, ये हुक्स लॉ क्या है? देख, कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, इस पे जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना स्ट्रेस फील होगा। ठीक है सर, तो जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? एक तरह से डिफॉर्मेशन, चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो इन्होंने बताया, हुक्स बाबा ने बताया कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, जितना मैंने ज्यादा खींचा उतना इलोंगेशन ज्यादा है। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये बात तो हमें भी पता थी, गोलू भैया को भी पता थी, तो बस वही लिखने जा रहे कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देख, जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट देखी ना, तो हमारे दिमाग की बत्ती जली कि मैं तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक एक्सिस पे स्ट्रेस, दूसरे एक्सिस पे स्ट्रेन, और सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधी सड़क लाइन ड्रॉ कर दी कि ले बेटा ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बीच में प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट हटाने के लिए हमने लिख दिया ई। बढ़िया सर, इस ई को ही कहा जाता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और इट इज इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके सर, ये डिपेंड करता है
मटेरियल पे, कोई स्ट्रेस पे या स्ट्रेन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि स्ट्रेस बढ़ाने पे ये इलास्टिक मॉड्यूलस बढ़ जाएगा, गलत हो आप। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि स्ट्रेन को घटाने पे ये स्ट्रेन को घटाने पे ये इलास्टिक मॉड्यूलस घट जाएगा या बढ़ जाएगा, गलत हो आप। स्ट्रेन को चेंज करोगे, स्ट्रेन में चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब स्ट्रेस चेंज हो रहा होगा। स्ट्रेस को चेंज करोगे, स्ट्रेन चेंज होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन यंग मॉड्यूलस का इलास्टिक मॉड्यूलस का इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई मटेरियल कितना स्टिफ है, कितना इलास्टिक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कोई मटेरियल का मॉड्यूलस ज्यादा, तो इसका मतलब कि वो स्टिफनेस ज्यादा, वो सख्तपना ज्यादा, वो इलास्टिसिटी ज्यादा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? ओके, अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन पढ़ो कि द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ओके, ये बात हमें पता थी सर, पता थी मतलब हुक्स बाबा ने बता दी थी। अब जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये कब तक वैलिड है? सो एज लॉन्ग एज द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इस मटेरियल को खींच सकते हो कि एक लिमिट ना आ जाए। एक लिमिट मतलब कि एक पर्टिकुलर लिमिट है कि जिसके बाद इसको खींचोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच की प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायरेक्ट नहीं रहेगी, कुछ वेरिएशन हो जाएगा। ये हुक्स लॉ मतलब प्रॉपरली फॉलो नहीं होगा। तो एक लिमिट है, अति की गति नहीं होती है। उसी बात की ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सीधी लाइन है वो पूरी चलती नहीं जाएगी, एक रीजन तक रहेगी कि इस रीजन के बाद अगर ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन सीधी लाइन में नहीं चलेगा। हो सकता है स्ट्रेन इससे ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, क्या पता। अगर ज्यादा खींच लूंगा तो हो सकता है इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आ जाएगा, फिर ये जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में काम नहीं कर सकता। अरे भाई साहब जोर से लगा हाथ में, ठीक है छोड़ो। तो बात ये आई कि एक लिमिट तक ये हुक्स लॉ काम करता है, उस लिमिट के बाद टाइट फिश हो जाएगी। ओके, बढ़िया सर। अब आप यहां से ये भी बता सकते हो कि अगर मैं निकालना चाहूं ये एंगल कितना है, तो आप लिखा करते थे कि tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मतलब कि जो वाई एक्सिस पे है वो डिवाइड बाई एक्स एक्सिस पे है वो। वाई एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन को ही तो हम इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस बोलते थे। तो इलास्टिक मॉड्यूलस इज नथिंग बट इट्स अ स्ट्रेस स्ट्रेन स्लोप। ठीक है सर, डिपेंडेंसी मटेरियल पे, डायमेंशन पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब दिमाग में चला बेटा कि ये मॉड्यूलस है वो 3 टाइप के होंगे। कैसे? स्ट्रेस कितने टाइप के थे? 3। स्ट्रेन कितने टाइप के थे? 3। तो उसी से जुड़ा हुआ मॉड्यूलस कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। तो पहला मॉड्यूलस है यंग्स मॉड्यूलस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये रेशियो ही तो था, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। हाँ ठीक है, लिखते चलो। स्ट्रेस क्या था? फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और वो भी कौन सा फोर्स? ये फोर्स था परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया डेल्टा एल बाय एल। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। फिर था शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी बस एक नाम दिया गया, कितना रिजिडनेस है उसी वजह से। तो शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। ओके सर, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? शियर को याद करो बेटा, पैरेलल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अरे देख बेटा अपनी नोट में देख, अभी 20 मिनट पहले आपने लिखा था, भूला तो नहीं है ना तू? ओके, शियर स्ट्रेन हम लिखा करते थे थीटा या फिर tan थीटा के फॉर्म में। याद कर दोस्त, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इट इज इक्वल टू x बाई एल के फॉर्म में भी हमने लिखा था, ये था शियर स्ट्रेन, याद कर। फिर तीसरा है बल्क मॉड्यूलस। ये बल्क मॉड्यूलस क्या चीज है? तो जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था वो डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देख, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हमने लिखा था dF बाई dA, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा V बाई V। अब एक छोटी सी बात यहां पर बता देता हूं कि एक्चुअल में ये फोर्स पर एरिया है ना, छोटा फोर्स और छोटा एरिया, यहां पर लगने वाला छोटा फोर्स और छोटा एरिया, छोटा फोर्स और छोटा एरिया, ये हर एक जगह से इक्वल लग रहे हैं और ये कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब भी कंप्रेसिव नेचर की बात करते हैं और खास कर पे ये छोटे छोटे हिस्सों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो है क्या? एक तरह से फोर्स पर एरिया प्रेशर ही तो है, चेंज इन प्रेशर ही तो है। तो dF बाई dA को ऐसा भी लिखा जाता है डेल्टा P डिवाइड बाई, मतलब कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस के फॉर्म में हाइड्रोलिक प्रेशर लिखा जाता है एक्चुअली में। तो ये डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हो, V डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V।
ध्यान से देख लीजिए, ये बल्क मॉड्यूलस आने वाले चैप्टर्स में भी थोड़ा सा यूज होगा, इसलिए अलग से एक फॉर्मूला भी बना दिया है, कोई नया नहीं फॉर्मूला बनाया, जो हमने पढ़ा था वही है, इसमें कोई रटने वाली बात इतनी सी भी नहीं, जो पहले हमने रट लिया था उसी का यूज कर रहे हैं हम अब तक, ठीक है। यही तो इस चैप्टर की खास बात है। अब डिटेल में एक एक पार्ट पढ़ते हैं। पहला यंग्स मॉड्यूलस, तो ये देख लेंथ एल थी, खींचा, डेल्टा एल जितनी लेंथ बढ़ गई, ओके, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, तो स्ट्रेन कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रेन लिखा जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओके। और फोर्स कितना अप्लाई किया, ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया ए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स, एक अच्छे तरीके से फॉर्मूला लिखना चाहो तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया डेल्टा एल, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा एल। किसी तरह से अगर आप नेट इलोंगेशन निकालना चाहो कि कितनी लेंथ चेंज हुई होगी, तो नेट इलोंगेशन का फॉर्मूला भी यहां से बना सकते हो, डेल्टा एल इज नथिंग बट इट्स अ फोर्स इनटू लेंथ डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया। लो बेटा, एक और फॉर्मूला आपके पास आता हुआ, इसको रटना है क्या, देखिए फॉर्मूला एमपी है, सही बताऊं तो ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन मैं रटने से मना करता हूं। क्यों रटने से मना कर रहा हूं, क्योंकि भाई घर की खेती है, आपको याद है मॉड्यूलस नथिंग बट इट्स अ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है वो पता है या नहीं है, तो वो पता चलना चाहिए, फिर निकाल लेंगे जब भी रेशियो चाहिए होगा, जब भी फॉर्मूला चाहिए होगा, तो घर की खेती है बेटा, ठीक है। अब इसकी डिटेल में बात एक एक पार्ट्स की करते हैं। ये चीज क्या है, तो पहले डेफिनेशन लिखनी है हमने, डेफिनेशन कहां तक या फिर ये मॉड्यूलस कहां तक वैलिड है, जब तक इलास्टिक लिमिट से पहले के पार्ट पे बात की जाए, इलास्टिक लिमिट के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर हुक्स लॉ का पालन नहीं होगा। ओके सर, यूनिट क्या होगा इस मॉड्यूलस का, देख स्ट्रेन का यूनिट कुछ होता ही नहीं, डायमेंशनल लेस था ये, यूनिट लेस था ये, रेशियो ही तो था दो सेम चीजों का, और स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा उसकी स्टिफनेस ज्यादा, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। और कोई ऐसी बॉडी है, सबसे सख्त में सख्त बॉडी कौन सी थी, जो हम पहले ही मान चुके थे, आइडियल रिजिड बॉडी, कि जिसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम चेंज ही नहीं कर सकते, बेटा उसकी स्टिफनेस तो सबसे ज्यादा होती है ना, तो उसका यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होगा, हम टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे, कह रहे हैं इनफाइनाइट तक है, ठीक है। ये वैलिड रहेगा बेटा, वापस बोल रहा हूं, ये लिमिटेशन है, इलास्टिक लिमिट तक ही हम फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद कहानी चेंज होती जाएगी। अब इसका एक एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, डेंसिटी का कंपैरिजन भी दे रखा है, अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेंथ भी दे रखी है, क्या चीज होती है वो धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस ये समझो कि यंग्स मॉड्यूलस की इंफॉर्मेशन के बारे में, कि एल्यूमिनियम है 70 इंटू 10⁹, कॉपर 110 इंटू 10⁹, आयरन 190 10⁹, फिर दे रखा है स्टील 200 इंटू 10⁹, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है अब तक में, तो इसलिए देख स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा, स्टील की स्टिफनेस ज्यादा, इसलिए आपको शायद देखा हो कहीं पे, तो बड़ी बड़ी क्रेन में जो तार यूज किए जाते हैं, जो केबल यूज किए जाते हैं, वो स्टील के बनाए जाते हैं, ना कि कॉपर देख यंग्स मॉड्यूलस उसका कम है कंपेयर टू स्टील, इसलिए कॉपर की जगह पे ज्यादातर स्टील का यूज किया जाता है, जब हमें अच्छे खासे स्टिफनेस वाला मटेरियल चाहिए होता है तब की बात है। ओके, ग्लास 65, ऐसी कॉन्क्रीट, हड्डी का भी दे रखा है 22, बोन का भी दे रखा है 9.4, अरे बहुत कमजोर है, ले रहा है बहुत कमजोर है लाला तेरी हड्डी, तो 9.4 इंटू 10⁹ है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, याद रखने की इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, जब भी न्यूमेरिकल पूछेंगे तब ये डेटा दे रखा होगा। ओके, बढ़िया। अब बात थी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शियर मॉड्यूलस की, क्या होता है, सीधी बात बेटा, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, फोर्स बाय एरिया, ये फोर्स कौन सा था, पैरेलल वाला, याद रखना पैरेलल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और शियर स्ट्रेन के बारे में हमने पहले ही लिखा है, बहुत बार लिखा है, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा और इट इज नथिंग बट x बाय l, कितना ये शिफ्ट हुआ है, ये इसकी एक्चुअल लेंथ से कितना शिफ्ट हुआ है वो x, और दो पैरेलल सरफेस के बीच का डिस्टेंस यानी कि l। ओके ग्रेट सर, जिसकी रिजिडिटी ज्यादा उसका मॉड्यूलस ज्यादा है, जिसकी स्टिफनेस ज्यादा उसका यंग्स मॉड्यूलस, उसका ये मॉड्यूलस भी ज्यादा है। एक तरह से जिसका मॉड्यूलस ज्यादा होगा ना, उतना उसको डिफॉर्म करना मुश्किल होगा, ट्विस्ट करना मुश्किल होगा। तो ये मॉड्यूलस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिमाग में बिठा ही ले बेटा, कि स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बढ़िया। अब बात आ रही है लास्ट मॉड्यूलस यानी कि बल्क मॉड्यूलस के बारे में। क्या भाई, सर हाइड्रोलिक प्रेशर या हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइड बाय
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बस खत्म बेटा ये फॉर्मूला। अब हमने अब भी लिख के आए हैं ये क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा वी बाय वी। तो ऐसे डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वी डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी। ले बेटा बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। ध्यान से देखते जाना, यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको दबाना कितना मुश्किल है। जिसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा बीटा या फिर के, जिसका ज्यादा उसको उतना कंप्रेस करना मुश्किल। यही तो पढ़ते थे पहले वाले में भी। तो बेटा इसमें है ना ज्यादातर फ्लूइड की बात भी करेंगे और ज्यादातर सॉलिड की बात, सॉलिड से भी ज्यादा फ्लूइड की बात की जाएगी दबाने वाली बात पे, ठीक है, फ्लूइड्स की बात पे। तो जिसका बीटा ज्यादा उसको उतना कंप्रेस करना मुश्किल। तो एक तरह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंप्रेसिबिलिटी से, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉड्यूलस। अगेन बेटा दिमाग में बैठा लेना, ये मॉड्यूलस फ्लूइड के लिए भी यूज किया जाएगा और सॉलिड के लिए भी यूज किया जाता है। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो बल्क मॉड्यूलस जिसका ज्यादा उसको कंप्रेस करना उतना मुश्किल। हाँ ठीक है, बढ़िया। फॉर्मूला दिमाग में बैठ गए, सभी के फॉर्मूला बन गए। देख सबके फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला सबके अलग अलग है, लेकिन सबका मूलभूत कारण, बेसिक कारण यही है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। बस अब आपको सिचुएशन को समझना है कि क्वेश्चन में किस चीज के बारे में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 3 वायर है ए बी सी, सेम मटेरियल सेम लेंथ, सबकी रेडियस अलग अलग, 0.1 0.2 0.3 ऐसे अलग अलग है। तो किसका यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होता? तो जब सीधा सड़ाक बोल दिया कि यंग्स मॉड्यूलस के बारे में बताइए, तब उस केस में हम यंग्स मॉड्यूलस के बारे में ही बात करेंगे ना मेरे दोस्त। तो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस F बाई ए, ओके, स्ट्रेन डेल्टा L डिवाइड बाय L, ऊपर चला जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जिसकी रेडियस कम उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा, जिसकी रेडियस कम उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा। किसकी रेडियस कम है मेरे दोस्त? फर्स्ट वाले की। तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है सीधा सड़क करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने भी बेटा यही सोचा है तो गलत हो, आप हो चुका है आपका मोए मोए। भले ही रिकॉर्डिंग है, भले ही तुम 2x पे देख रहे हो, लेकिन मोए मोए तो फिर भी तुम्हारा होगा बेटा। पहले ही मैंने बोल दिया है कि सेम मटेरियल, तो मटेरियल के माथे पे लिख के आ चुका है कि तेरा यंग्स मॉड्यूलस उतना ही है, जैसे तुम्हारे माथे पे लिख दिया है। तो वैसे ही सेम टू सेम मटेरियल के माथे पे भी लिख के आ चुका है, मॉड्यूलस इतना तो उतना। फिर चाहे तुम उसकी शेप चेंज करो, साइज चेंज करो, नथिंग मैटर, ना 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 मुन्ना ना। तो ऑल हैव अ सेम वैल्यू, सबका मालिक एक। अरे भाई सीधी बात है कि यंग्स मॉड्यूलस सेम रहेगा, ठीक है। मटेरियल पे डिपेंडेंसी रहती है, कौन सा मटेरियल, स्टील है तो स्टील का फिक्स हो के आ गया ना, फिर लेंथ चेंज की, रेडियस चेंज की क्या फर्क पड़ेगा, डायमेंशन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ओके, अब एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक स्ट्रक्चर है स्टील रोड का, हैज अ रेडियस 10 मिलीमीटर। अरे भाई साहब देख, जो भी चीजें दे रखी है उसके बारे में पहले सीख लेना चाहिए। तो ये स्टील का यंग्स मॉड्यूलस दे रखा होगा क्वेश्चन में। अभी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी ऐसा चाहती है कि तुम मेरे टेबल में देखो, मैं अलग से नहीं दूंगी। एनसीईआरटी ऐसा बोल रही, तो हमें टेबल से देखना होगा। अभी मैंने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से उन्होंने बोल रहा है कि टेबल से देखो। मैंने आपको टेबल सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, तो वहां से देखना, ठीक है। तो हम कॉपर है, स्टील है, ये स्टील है। तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस हमें पता है, ऐसा मान लीजिए स्टील का यंग्स मॉड्यूलस हमें पता है। हम देख लेंगे अभी, मेरे ख्याल से मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो उस टेबल में वापस देख लीजिए। वो 200 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, रेडियस इसकी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 10 मिलीमीटर। चाहे हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर लेंथ इसकी दे रखी है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 100 किलो। जो भी चीजें दे रखी है ना बेटा, उसको अच्छे से लिख लिया करो, पहले लिख लिया करो। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तुम समझ रहे हो कि सिर्फ देख देख के काम हो जाएगा? बेटा देख देख के तो कुछ भी नहीं होता, देख देख के तो कभी मिली ही नहीं और ना आगे मिलेगी। तो बेटा कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वही सेम फिनोमिना यहां पर भी अप्लाई होता है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स तो आपको भी डालने पड़ेंगे, करो। ओके, बैक टू द बेसिक, ज्यादा जीवन का ज्ञान दे दिया। हम बता रहे हैं कैलकुलेट द स्ट्रेस, इलोंगेशन और स्ट्रेन। तीन चीजें निकालनी है।
तो सबसे पहले सुंदर अक्षरों से लिखो कि क्या चीजें दे रखी है। ठीक है, मैंने इसको एक एंड से फिक्स कर दिया, नथिंग मैटर, मतलब दोनों एंड से खींच रहे हो या एक एंड इसका फिक्स कर दिया, तो एक्चुअली में दोनों एंड से वही फोर्स फील हो रहा होगा इसको। तो देख, जो चीजें दे रखी है उसको अलग से लिख लिया। यंग्स मॉड्यूलस स्टील का हमें पता है, ये स्टील का यंग्स मॉड्यूलस हमें पता है 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सारी इंफॉर्मेशन पता है। बस अब सोल्व करते जाओ, अब सोल्व करते चलो। जैसे कि पहला उन्होंने पूछा है कि स्ट्रेस क्या होगा, तो भाई साहब स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स कितना दे रखा है जी, ये 100 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो ये 10⁻, कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 5 बन जाएगा। ओके, 10⁻5 न्यूटन। एरिया पाई आर का स्क्वायर। अब आर क्वेश्चन में देख लीजिए बेटा 10 मीटर, 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में 10⁻⁻² और -2 का करेंगे स्क्वायर। ओके सर, तो बन जाएगा कुछ ऐसा कि 1/पाई इंटू 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा +4, ये बन जाएगा 10⁹ ओके, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा, इलोंगेशन को थोड़ी देर साइड में रखो। इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, थोड़ी देर साइड में रखो, हम स्ट्रेन निकालते हैं। तो स्ट्रेन याद है क्या आपको कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। तो भाई साहब उल्टा भी तो लिख सकता हूं मैं, अब भी हमने सीखा था ना कि स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। देख, लेंथ में वेरिएशन है तो सीधी बात यंग्स मॉड्यूलस आएगा, और ज्यादातर क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस के ही है। ओके सर, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, याद रखना ये फॉर्मूला बहुत काम का है, यंग्स मॉड्यूलस इनटू, अरे बाबा हाँ उल्टा आएगा ना, ऐसे आएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस। अब स्ट्रेस ऊपर मिल गया है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू पुट कर देना, ले बेटा मौज कर दी, बन गया आंसर। मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप तो समझते चलो। पहले कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन मैं बड़ा क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में क्लियरिटी बढ़ जाए कि ऐसे 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 सोल्व करना है, चाहे बड़ा क्वेश्चन आ जाए या चाहे छोटा क्वेश्चन है। तो पहला एक प्योर कंसेप्चुअली, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें सीखना बस यही होता है कि कैसे अप्रोच करनी है, उसके बाद कैलकुलेशन बन जाएगी मेरे दोस्त, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, एफर्ट्स डालोगे तो। ओके, और बी ऑप्शन, बी पार्ट यानी कि चेंज इन लेंथ। तो बेटा स्ट्रेन का फॉर्मूला तो यही होता था ना, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। आपको निकालना क्या है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू करके एल। लेंथ आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, 1 मीटर है, और स्ट्रेन की वैल्यू आपने सी वाले पार्ट से निकाल दी बेटा, ये सी वाले पार्ट से निकाल दिए। जैसे ही आप खुद से सोल्व करोगे, खुद से सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा आंसर आपको मिलेगा, ये ए, सी और बी का आंसर मिलेगा। आप सोल्व करोगे मेरे दोस्त या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में एक बार बता, ये आंसर आना चाहिए। ऐसे ही सेम एज इट इज क्वेश्चन आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में आएंगे, और भर भर के अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी मिल जाएगी और एक अप्रोच कैसे सोल्व करना है वो भी पता चल जाएगा बेटा। देख, पहले थियोरिकल पार्ट बहुत शानदार तरीके से निपटा है, अब वो क्वेश्चंस। ओके, एक और क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सुनना मेरी बात। एक कॉपर वायर है, एक स्टील वायर है, दोनों का डायमीटर सेम है, ठीक है, दोनों की लेंथ भी सेम है, डायमीटर सेम, लेंथ सेम, बस मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है, सेम फोर्स अप्लाई किया है, मतलब दोनों को ज्वाइंट कर दिया हमने सीरीज में। अब यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ। अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे, एक्चुअली में इसको वर्टिकली हैंग किया गया है, लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टली लग दिया है, ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे कर लीजिए, टक 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 टक, इसको वर्टिकली लिखा दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वर्टिकली लेटे हुए हैं, मैंने इसको, हाँ मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया था। अब ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाला कॉपर, नीचे वाला है स्टील। अब ये दोनों, इसका कम मास है, ऐसा याद रखना। अब बताओ मुझे कि विच इज स्ट्रक्चर देयर कंबाइंड लेंथ, मतलब जैसे इसको इलोंगेट कर रहे हैं ना, इसकी इलोंगेशन लेंथ, टोटल लेंथ मतलब कुछ बढ़ गई, कुछ बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी है, 1 सेंटीमीटर जितनी बढ़ गई, इलोंगेशन लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जितनी बढ़ गई है। तो 2 वायर के लिए बताना नीचे में से कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में बताना। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, दिमाग खोल दे वैसा क्वेश्चन है कि दोनों के लिए स्ट्रेस अलग होगा, दोनों के लिए स्ट्रेन भी अलग होगा, दोनों के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम होगा। एक का मतलब दोनों का स्ट्रेन सेम बट स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट। डी ऑप्शन कर रहा है कि दोनों का स्ट्रेस सेम लेकिन स्ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट। बताओ बेटा तुम्हें क्या सच लग रहा है,
तुम्हें कौन सा सच लग रहा है? तुम्हें कौन सा वाला सच लग रहा है? बता बेटा। ABCD, ABCD, ये इलोंगेशन आया है वो तो एक्चुअल में दोनों की वजह से आया होगा ना मेरे ख्याल से। ये डेल्टा CU की वजह से भी आया होगा और ये डेल्टा स्टील की वजह से भी तो आया होगा। लेकिन सोच समझ के मुझे ये बताओ दोस्त, सोच समझ के ये चीज बताओ कि ये दोनों में इलोंगेशन जो आ रहा है वो सेम होगा या अलग होगा? बता कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताता हूं, अपना एक्सप्रेशन देता हूं। बताना मेरे दोस्त यार, तू नहीं बताएगा तो कैसे काम चलेगा? तेरे बिना तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। बता बता, हटा सावन की घटा, बता बेटा बता। देख मैं आपको सीधा बता रहा हूं, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो सेम है दोनों के लिए। हॉरिजॉन्टली एक्चुअल में मैंने इंटेंशनली ड्रॉ किया था, क्योंकि वर्टिकली में ये स्टील के लिए मतलब ऐसा होगा कि कॉपर के लिए मास बढ़ जाएगा, स्टील का मास भी ऐड हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ पर स्टील का मास कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वर्टिकल ड्रॉ ना करते हुए हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया था। लेकिन आप बस ये समझो दोस्त कि जो भी फोर्स अप्लाई किया वो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, तो उसकी कंपेरिजन में इसका ज़्यादा नीचे वाले का मास कुछ ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूँ। तो उस केस में आप समझ पाओगे कि जो स्ट्रेस है वो तो सीधा सीधा है कि जो आपने लोड अप्लाई किया है वो लोड डिवाइड बाय एरिया। तो भाई ये तो दोनों के लिए सेम नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से तो सेम रहेगा। अब इसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, इसी की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। जो एक्चुअल में स्ट्रेन है क्या? जो स्ट्रेन है एक्चुअल में स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो जिसका यंग्स मॉड्यूलस कम उसमें स्ट्रेन ज्यादा आएगा। देख जिसमें यंग्स मॉड्यूलस कम होगा उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा। क्यों? स्ट्रेन ज्यादा मिलेगा। तो किसका कम है? कॉपर का कम है एज कंपेयर टू स्टील। कॉपर का था 110 के आसपास, जबकि स्टील का था 200 × 10⁹ के आसपास। 110 × 10⁹ था। तो भाई कॉपर का बहुत कम है एज कंपेयर टू स्टील। तो आपको पता चलेगा कि कॉपर में सेम फोर्स, कॉपर और स्टील को ऐसे सीरीज कनेक्शन में जोड़ दोगे बेटा तो पता चलेगा कि कॉपर में इलोंगेशन ज्यादा आया। मतलब कि 1 सेंटीमीटर मिल रहा है ना, तो 0.9 या 0.7 सेंटीमीटर किसकी तरफ से होगा? कॉपर की तरफ से होगा। और जबकि स्टील है वो 0.3 सेंटीमीटर ही दिखाया होगा, तब जाके 1 सेंटीमीटर दोनों का होगा। दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कहा है। कॉपर ने बोला स्टील तुझे भी मेरे साथ इलोंगेट होना होगा, स्टील ऐसे जिसकी जितनी औकात, यंग्स मॉड्यूलस मेरा तो हाई है, मैं क्यों इलोंगेशन, मैं क्यों किसी के दबाव में आके ज़्यादा खींच जाऊँ? नहीं, कॉपर जबकि ज़्यादा खींचा जा रहा है। याद रखना इस चीज़ को, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है जो बहुत पूछा जाता है। इसको डिटेल में मैंने बताया, एक बार वापस पढ़ लेना, जो भी चीज़ समझाइए वही बताइए यहाँ पर। ओके, इस चीज़ का एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में जो बहुत पूछा जाता है कि कॉपर वायर की लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर और स्टील वायर की लेंथ दे रखी है 1.6। अब इस बार मैं ना लेंथ अलग अलग दे दी, हमने तो बस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया था जिससे आपको फील आ जाए। अब बात है एक्चुअल क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में सही में दोस्त इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप कहीं से क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये जेईई नीट के क्वेश्चन बहुत आसान है, तो सही में जेईई नीट के क्वेश्चन आसान है। कहीं कहीं पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत हार्ड दे रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अच्छे खासे लेवल के दे रखे हैं। तो कभी एनसीईआरटी डायरेक्ट उठाओगे तो आप घबरा जाओगे कि क्या 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 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो पहले थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोशिश करना सोल्व करने की। ओके, देख डायमीटर इसकी दे रखी है 3 मिलीमीटर, दोनों के लिए डायमीटर सेम है। ओके बढ़िया सर, लेंथ दोनों के अलग अलग है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब सीरीज कनेक्शन में है। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड, एक लोड से इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, एक फोर्स से इसको स्ट्रेच किया। लगा दीजिए बेटा फोर्स, ये लगा दिया हमने फोर्स। अब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो दोनों में इलोंगेशन हमें मिल रहा है और नेट इलोंगेशन जो मिल रहा है वो 0.70 मिलीमीटर के आसपास मिल रहा है। तो बताइए कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा। ले बेटा मौज कर दी। तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि जो भी नेट इलोंगेशन मिलेगा ना डेल्टा एल, वो दोनों की वजह से होगा। जैसे कि सीयू भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और स्टील भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ओके हाँ जी। अब मेरे दोस्त मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, यंग्स मॉड्यूलस क्या था? यंग्स मॉड्यूलस था स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो डेल्टा एल बाय एल। अब डेल्टा एल का फॉर्मूला बना लीजिए, तो ऐसा लिखा जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया डेल्टा एल इंटू एल जाएगा ऊपर। डेल्टा एल को ऊपर उठा लीजिए, उठा लिया G1 से ऊपर, फोर्स डिवाइड बाय एरिया यंग्स मॉड्यूलस और ये बन जाएगा लेंथ एल। तो मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों का इंडिविजुअली, फोर्स पर एरिया तो सेम सेम ही रहेगा, तो फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है वो डिवाइड बाय एरिया एज इट इज, डेल्टा सीयू के लिए जब लिख रहे हैं तब लेंथ ऑफ अ सीयू डिवाइड बाय
यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ सीयू, सेम बात प्लस करके फोर्स बाय एरिया लेंथ ऑफ अ स्टील डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील। ले बेटा, अब ध्यान से देखिए, डेल्टा एल तो आपको दे रखी है 0.7, मतलब ये तो दे रखी है, चीजें ही दे रखी है। आप चाहो तो इसको लिख भी ले बेटा, ये 0.7 तो 7 तो 10⁻⁻1 और ये -3 पहले से है तो 7 × 10⁻⁻4। ओके सर, फोर्स पर एरिया दोनों के लिए कॉमन, तो 7 × 10⁻⁻4, चाहो तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया होता है यहां पर पाई आर का स्क्वायर। मेरे ख्याल से डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, तो जब भी इसकी रेडियस निकालोगे बेटा, रेडियस आर इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर हो जाएगी। ओके, तो 1.5 उस हिसाब से स्क्वायर कर देंगे, ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। दोनों में कॉमन निकाल लिया, अब बचा क्या? बच रहा है हमारे पास लेंथ ऑफ अ सीयू डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ सीयू। दूसरी बार बच रहा है लेंथ ऑफ अ स्टील और ये बच रहा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील। ले बेटा, आपके पास एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल रहा है कि जब कभी भी ऐसे दो मटेरियल दे रखे हो सीरीज में, तो नेट एलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू, स्ट्रेस सेम रहेगा, बाहर निकाल दिया, फोर्स बाय एरिया, ओके सर, एल लेंथ ऑफ अ सीयू या लेंथ ऑफ दैट मटेरियल डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस, लेंथ ऑफ अनदर मटेरियल डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस, बस सिंपलीफाई कर दिया। अब देख, इस चीज में सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से दे रखी है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं दे रखी है बेटा। सीयू का लेंथ दे रखी है, सीयू की स्टील की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, रेडियस के हिसाब से एरिया निकाल लेंगे। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डायमीटर दिया था, डायमीटर का आधा रेडियस 1.5, स्क्वायर कर लेंगे, एरिया मिल जाएगा। अब यंग्स मॉड्यूलस देख, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मैंने आपको बताया इसके पीछे का लॉजिक। वो चाहते हैं कि हम वो टेबल में देखें यंग्स मॉड्यूलस सीयू का कितना है और स्टील का कितना है, इसलिए बार बार हम देखेंगे तो याद रह जाएगा। वो चाहते हैं ऐसा कि आप याद रख लो, लेकिन ठीक है, याद रहे तो बढ़िया है, ना रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब भी स्कूल एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा है तो दे रखी है वैल्यू। ठीक है, हमारे स्कूल वाले तो नहीं देते सर, हमारे स्कूल वाले तो बहुत ऐसे हैं। कैसे है बेटा, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके ठीक है, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो इन सब की वैल्यू दे रखी है, आपको बस एक फोर्स की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, एक अच्छी कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ 179.5 के आसपास मिलेगा। एक बार चेक करना कि आपका सही आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख, कैलकुलेशन इसकी डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ ये बात। मैं समय बचाने के लिए आपको मेथड पे ज़्यादा बार बार 2 बार समझाए, 3 बार समझाए, और मैं आगे सीधा आंसर पे जा रहा हूं कि ये कैलकुलेशन आप खुद से करना और चेक करना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना अगर आंसर आ जाए तो। ठीक है दोस्त, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपको और दे दूंगा। अब बॉल फॉलिंग इन अ लेक, समझ में आना, देखना, फॉलिंग इन अ लेक ऑफ अ डेप्थ 200 मीटर, एक बॉल है जो 200 मीटर नीचे चला जा रहा है। ठीक है, अब देखना, जैसे ये नीचे जा रहा है, डायग्राम अभी आ जाएगा, रुक जा रहा है, पहले पढ़ते चलो। जैसे ये नीचे जा रहा है, 0.1% डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट द बॉटम, व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ दिस मटेरियल। अब देख, मुझे एक बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन करवाना था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, और ऐसे एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, तो हमें बताया कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू निकालिए। अब तुम्हें याद होगा, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी, ऐसा था फॉर्मूला। अब जो चीजें दे रखी है उस हिसाब से 0.1% क्या है? डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी बाई वी का परसेंटेज दे रखा है। ये परसेंटेज नहीं काम में आएगा, हमें निकालना है एक्चुअल में डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, निकाल लेंगे। पहले ये चीज पढ़ते हैं कि क्या चीज दे रखी है, कि एक बॉल है, तालाब में गिरा है, कितना तालाब में नीचे जा रहा है? 200 मीटर तक नीचे चला जा रहा है। तो बेटा, आपको एक चीज शायद बचपन में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ठीक है, जब कभी भी हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। जैसे समंदर की ऊपर की सतह और समंदर के नीचे प्रेशर बहुत कम होता है। जैसे हम यहाँ पर धरती पे ऊपर है अभी, और जैसे बहुत ऊपर चले जाएंगे, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे चले गए, तो वहां पर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो ऊपर जाओगे प्रेशर घटेगा, नीचे आओगे प्रेशर बढ़ेगा। हम जहां पर रह रहे हैं वहां पर एक सूटेबल प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ताकि हम रह पा रहे हैं अच्छे से। अब जैसे जैसे बहुत ज्यादा नीचे चले जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो 200 मीटर अगर नीचे चले जाएंगे पानी में तो प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये प्रेशर कितना बढ़ता है वो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, कितना बढ़ता है उसके पीछे का रीजन है वो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। अभी के लिए बस मान लीजिए, क्योंकि मुझे बल्क मॉड्यूलस का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो यहां पर एक नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर की एक झलक भी आपको देखने को मिलेगी कि पानी में या किसी भी मीडियम में आप जितना हाइट या जितनी डेप्थ आप नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है। कितना प्रेशर बढ़ जाता है? तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच जितना ऊपर होगा उससे रो जी एच जितना बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया दोस्त? कितना बढ़ गया? ये रो जी एच जितना बढ़ गया। रो यानी जो भी ये मीडियम है उसकी डेंसिटी, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच यानी कि डेप्थ, कितना नीचे आप गए हो। ओके, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, याद रखना, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। ओके, रो देख, पानी की डेंसिटी आप 1 ग्राम पर ml लिखते हो, लेकिन यहां पर ग्राम में कहानी नहीं है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखी जाएगी, तो 10⁻³ जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली चाहो तो आप 10 लिख सकते हो, लेकिन मैं यहां पर 9.8 लिख रहा हूं। और एच की वैल्यू इजी कैलकुलेशन के लिए आप 10 गिर सकते थे, लेकिन मैंने एच की वैल्यू मतलब मैंने 9.8 लिखा है फॉर एक्यूरेट आंसर। तो h की वैल्यू हमें दे रखी है 200 मीटर। अब सिंप्लीफाई किया, डेल्टा पी मिला है, डेल्टा पी मिला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में मिला है। ध्यान से देखना, जो चीजें दे रखी थी वो डेल्टा वी दे रखा था, डेल्टा वी बाई वी परसेंटेज में 1%, 0.1%, ये परसेंटेज में दे रखा था। तो अगर परसेंटेज हटाओगे बेटा तो परसेंटेज हटाने पे आपको 100 से डिवाइड करना चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर दिया, कितना बन जाएगा? 10⁻³ 10⁻³ अब ले बेटा निकाल ले आंसर। ये 200 10⁻, तो ये 2 और ये 5 10⁵ इंटू 9.8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10⁻³ -3 है वो ऊपर जाएगा, तो 9 2 18 और ये 17 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, जो भी आएगा आंसर 17 पॉइंट समथिंग, 9 2 18 और 19 पॉइंट आएगा ना, हाँ 19.6, हाँ 19.6 इंटू 10⁻⁵ -3 ऊपर गई प्लस बन जाएगा 8 बीटा की वैल्यू आ जाएगी 19.6 इंटू 10⁸। इसका यूनिट लिखा जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख ले बेटा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर ई। इसलिए मैंने बल्क मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन बताया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं दिए गए हैं, तो मैं चाहता था एक अच्छा क्वेश्चन कि जो आने वाले चैप्टर से भी थोड़ा रिलेट करे। तो नेक्स्ट चैप्टर की मैंने एक झलक यहाँ पर दे दी है, जो आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मजा आएगा बेटा। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मैंने इस पूरे कंसेप्ट की शुरुआत मैंने ग्राफ से की थी, एक ग्राफ समझाया था प्रोपोर्शनलिटी वाला, तो वही ग्राफ वापस दिया है एक लोड के फॉर्म में और एक्सटेंशन के फॉर्म में। अब आपको पूछा गया है कि ए और बी मटेरियल है, उसके लिए ग्राफ का वेरिएशन ऐसा है, स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन वेरिएशन ऐसा है, किसी का एंगल कम किसी का एंगल ज्यादा। तो बताइए इसमें कि किसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा, किसका यंग्स मॉड्यूलस कम होगा। बेटा ध्यान से देखना, अब एक और आईएमपी टॉपिक आने वाला है। अब हम हमारी लिमिट को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने अब तक एक इलास्टिक लिमिट की बात की थी कि भाई एक लिमिट तक ही इसको खींचना वरना टूट जाएगा। तो कैसे टूटता है, टूटने से पहले भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, ध्यान से देखना। तो वही चीज को हम वही चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जो क्वेश्चंस पूछने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है अगर यहां से क्वेश्चंस इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन कोई थ्योरेटिकल निकालना है तो, और ग्राफिकली भी निकालना है तो स्ट्रेस स्ट्रेन करो। बेसिकली है क्या ये स्ट्रेस और स्ट्रेन करो? तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है कि बारी बारी से हम कोई एक लेंथ, एक रोड पकड़ ली, उसको फोर्स अप्लाई करके खींच रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो लेंथ चेंज हुई एल से डेल्टा एल, एल से डेल्टा एल लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो कैसा वेरिएशन रहेगा, जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तब स्ट्रेन का वह हम ग्राफिकली पॉइंट आउट करने जा रहे हैं। इसमें समझना क्या है सर, हमने अभी सीखा था स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट्स व्हाई वी विल फाउंड द ग्राफ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये एक रीजन तक की बात है, मैंने बताया था कि एक रीजन तक की बात है, इस रीजन से आप आगे बढ़ोगे फिर ये लिमिट उतनी फॉलो नहीं होगी, फिर ये सीधी लाइन नहीं रहेगी, फिर ये तिरछी होती जाएगी। तो वो पढ़ने हम जा रहे हैं। बेसिकली इट शोज द मटेरियल डिफॉर्म अंडर, हाउ इट्स अ डिफॉर्म अंडर अ लोड। इसके लिए मतलब इस ग्राफ में ही हम साथ साथ में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लेंगे, जैसे कि यील्ड पॉइंट क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा होगा, ब्रेकिंग मतलब कुछ टूटना, लेकिन एक्चुअल में क्या है उसकी डेफिनेशन वह भी समझेंगे। तो वो काम का कुछ पार्ट रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो शुरुआत करते हैं। देख क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैं स्टार लगा देता हूं इस क्वेश्चन को कि ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, और लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देके जाऊंगा 5 से 7 क्वेश्चन कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में दिखेंगे ही दिखेंगे। ओके बढ़िया। देख मेरे दोस्त,
अब बात बता रहा हूं कि एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है, जैसे हमने ए से ओ से ए तक की बात की, तो ये सीधा प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एकदम सीधी लाइन में प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। तो इस रीजन को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ओ से लेके ए तक की लिमिट है बेटा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, एकदम सीधी सड़क लाइन है, सीधी सड़क लाइन है बेटा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंडर आएगा। ओके सर, यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। ओके, अब जैसे ही ए पॉइंट पे जितना स्ट्रेस था उससे ज्यादा स्ट्रेस दिया, तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अब बेटा हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अभी भी स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ेगा, अभी भी स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन एकदम प्रोपोर्शनल नहीं है, कुछ कर्वीलिनियर जैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर आ गई बी पॉइंट पे इसकी इलास्टिक लिमिट कि भाई अब इससे ज्यादा मत खींचना, वरना मैं नहीं मानूंगी, वरना मैं अपने ओरिजिनल शेप में फिर नहीं आऊंगी। मतलब पहले स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन डायरेक्टली बढ़ा। अब एक ऐसा पॉइंट आया जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक का पॉइंट कहेंगे, ए पॉइंट कहेंगे, और अब धीरे धीरे और स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन और तेजी से बढ़ने लगा, प्रोपोर्शनल नहीं रहा लेकिन और तेजी से बढ़ने लगा। अब इसने बता दिया कि मैं अब अपनी मैक्सिमम लिमिट तक आ चुका हूं मेरे दोस्त, अब मुझे ज्यादा खींचेगा तो मैं अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आऊंगा। और इसी ओरिजिनल शेप में आने की प्रॉपर्टी यानी इलास्टिसिटी, अगर वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा मतलब कि इलास्टिक प्रॉपर्टी का नष्ट नाबूद वाला वेरिएशन हो रहा है, मतलब नष्ट नाबूद हो रही है, तो इलास्टिक लिमिट आ चुकी है कि बी पॉइंट पे इसकी इलास्टिक लिमिट आ चुकी है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है कि जहां तक इसको खींचेंगे तब भी वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। भाई हम तो पहले से ऐसे बंदे हैं कि कोई हमें बता दे कि यहां तक तेरी लिमिट है तो हम उस लिमिट से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना हो तो क्यों हम रोकेंगे। तो हमने और फोर्स अप्लाई किया, और स्ट्रेस अप्लाई किया, और स्ट्रेस अप्लाई किया कि क्या होगा जरा देखते तो हैं। इसी देख में ही हमने बहुत कुछ बिगाड़ लिया है, देख ले अपने भूतकाल में। आपको ही बोल रहा हूँ गोलू भाई, ठीक है। तो बात करते हैं मेरे दोस्त कि अब सी पॉइंट से भी बी पॉइंट तक की बातें थी ना, यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ये है इलास्टिक लिमिट, ये है इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट तक की लिमिट है वो इलास्टिक लिमिट है। अब और जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, देख थोड़ा सा, बी पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट यहां पर है, जैसे ही थोड़ा सा आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन में देख कितनी बढ़ोतरी हुई है, स्ट्रेन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, स्ट्रेन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। तो एक ऐसी रीजन में अब हम प्रवेश कर रहे हैं कि जिसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन फटाक से बढ़ेगा। देखिए पूरी रीजन में देख फटाक से स्ट्रेन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करने पे, थोड़ा सा भी लोड अप्लाई करने पे, थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करने पे। और इसमें भी वेराइटी है, जैसे कि एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है कि जो हमें बताता है मेरे दोस्त कि देख अभी भी मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं दोस्त, जैसे भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं ना, वैसे ही ये मटेरियल हमें चेतावनी दे रहा है कि अभी भी मैं तो आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर इससे ज्यादा तुमने मुझे खींचा तो मैं कभी वैसी नहीं होंगी जैसे पहली थी। मेरे अंदर परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, मैं इसी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। हाँ, तो मेरे अंदर परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मुझे मत खींचना। हाँ, और वो लिमिट यानी कि यील्ड पॉइंट, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद अगर मुझे ज्यादा खींचा तो मेरे दोस्त मेरे अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, मैं फिर अपने ओरिजिनल शेप में कभी नहीं आऊंगी वापस। ऐसी ये मटेरियल बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो स्ट्रेस एट विच मटेरियल स्टार्ट्स डिफॉर्म परमानेंटली, कि सी पॉइंट से परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा कि जैसे ही आपने डिफॉर्मेशन हटाया, जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो वापस अपने ओरिजिनल शेप वो पॉइंट पे वापस ना आते हुए ये कुछ उससे आगे रहेगा, ठीक है। तो देख मेरी बात समझना कि अगर और फोर्स अप्लाई किया और जैसे ही फोर्स हटाया तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ये कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा। जैसे पहले इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, हमने सी पॉइंट से ज्यादा तक इसको खींच लिया, तो 5 से इसको जैसे ही छोड़ोगे 5 पे नहीं आएगी वापस, ये कुछ 5.2 5.3 पे वापस आई है। तो इसमें कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन रह जा रहा है, ऐसे पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन काम की है। फिर आता है अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस? ये ऐसा बोल रहा है बेटा
कि भाई साहब बचा लो, अब यहां से ज्यादा मुझे खींचोगे तो मैं टूटने की ओर भाग रहा हूं। कि ये मेरी प्लास्टिक रीजन थी कि जैसे मुझे डिफॉर्म कर रहे थे मैं हो रहा था, टूट नहीं रहा था। अब मुझे ज्यादा डिफॉर्म करने की कोशिश की तो मैं टूट जाऊंगा, कभी भी टूट सकता हूं। डी पॉइंट के बाद ये कभी भी टूट सकता है। अब ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई मत करना मेरे दोस्त। तो मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन बी विथस्टैंड बिफोर नेकिंग। नेकिंग मतलब टूटना, गर्दन पकड़ के तोड़ देना, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट आ गया बेटा डी पॉइंट कि अब इससे ज्यादा भाई मत बढ़ाना, अभी भी चेतावनी दे रहा हूं मैं। अब ज्यादा बढ़ाएगा तो मैं टूट जाऊंगा, जैसे मेरा दिल टूटा था वैसे टूट जाऊंगा। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मटेरियल बोल रहा है। हाँ जी, तो ये डी पॉइंट की कहानी, ठीक है। और स्ट्रेस बढ़ाया भाई, हम तो पहले से ऐसे हैं कि स्ट्रेस तो बढ़ाते जाएंगे। और थोड़ा सा देखा कि सही में ये टूटता है या नाटक कर रहा है, तो भाई हमने और थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया। तो स्ट्रेस बढ़ाने पे अगेन स्ट्रेन बढ़ रहा है, और स्ट्रेन में भी वेरिएशन आ रहा है, और किसी एक पॉइंट पे टूट जा रहा है, और जिस पॉइंट पे ये टूट जा रहा है उसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। सो स्ट्रेस एट विच मटेरियल ब्रेक्स। तो ये अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा ए, सिग्मा बी, सिग्मा सी, सिग्मा डी, कि इस पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी का नेचर कैसा हो जाता है। तो उसको अलग अलग नाम से हमने पुकारा है कि यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, कि जहां मतलब उस पॉइंट के बाद ये टूटने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रैक्चर पॉइंट ई, कि जहां से ये टूट ही जाएगा। यील्ड पॉइंट सी, कि इसके बाद आप एक्सटेंड करोगे तो इसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन रह जाएगा। चमका बेटा। अब देख, इसी के बेसिस पे हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया है। जैसे ज़्यादातर मटेरियल होते हैं ग्लास, हमारे पास ग्लास होते हैं, कास्ट आयरन होते हैं, वो ब्रिटल मटेरियल होते हैं कि इसमें ये लास्ट वाली जो लिमिट थी ना, देख यहां तक ओ से लेके ए तक की लिमिट ऐसी है, ओ से लेके ए तक की लिमिट ऐसी है, ठीक है। अब इससे बाद ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। अब इसके बाद इसमें हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे टूट जाएगा। इसमें वो खींचने वाला भाव है ही नहीं, इसमें ये डिफॉर्मेशन वाली लाइन है ही नहीं बेटा। ये सीधा कि भाई मैं तो बी तक हुक्स लॉ का पालन करूंगा, ठीक है। हुक्स लॉ अगर खत्म हो जा रहा है, ये ए पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है, तो ठीक है मैं इलास्टिसिटी वाले रूल को पालन करूंगा, अपना शेप वापस गेन कर लूंगा अगर बी तक मुझे खींचा तो। अगर ज्यादा मुझे खींचोगे, ज्यादा मुझे फोर्स अप्लाई करोगे, स्ट्रेस अप्लाई करोगे, मैं टूट जाऊंगा। मैं वैसे नेचर का नहीं हूं कि मुझे खींचोगे और मैं खींच जाऊंगा, नहीं, मैं वैसे नेचर का नहीं हूं। कौन बोल रहा है ये? कास्ट आयरन या फिर ग्लास। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। इसको खींचने पे बहुत ज्यादा आप खींच लोगे सीधा टूट जाएगा, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये प्लास्टिक रीजन है, बहुत छोटी होती है। प्लास्टिक रीजन इसमें है ही ना के बराबर, ऐसा बोल सकते हो, ना के बराबर प्लास्टिक रीजन है। देखिए प्लास्टिक रीजन, ये पूरी रेड वाली रीजन है, उसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं, प्लास्टिक रीजन कहते हैं। ये सी तक की जो लिमिट थी वो इलास्टिक थी, ठीक है, ओके, बढ़िया। तो प्लास्टिक रीजन होती ही नहीं है ब्रिटल टाइप के मटेरियल में, सीधा टूट जाएगा, जैसा कि ग्लास बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद है डक्टिल मटेरियल। देख जैसा नाम है वैसा ही काम है, डक्टिल क्या है? किसके पास लार्ज प्लास्टिसिटी होती है, लार्ज प्लास्टिसिटी। देख ले ध्यान से, लार्ज प्लास्टिसिटी, कि फोर्स अप्लाई करते गए हुक्स लॉ का पालन किया, इलास्टिसिटी का पालन किया, फिर अगर वो दोनों लिमिट से पार होके भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, मेरे अंदर एक परमानेंटली डिफॉर्मेशन रह जाएगा, लेकिन मैं तो खींचता चला जाऊंगा। जैसे कॉपर को बहुत ज्यादा खींच लिया, खींचा जा सकता है, इसलिए तो कॉपर का वायर में बहुत अच्छा खासा यूज किया जाता है। ऐसे ही सिल्वर के लिए, ऐसे ही आयरन के लिए, कास्ट आयरन दोनों में बीच में फर्क होता है, ओके, ठीक है। देखते हैं डक्टिल मटेरियल का पार्ट हुआ, और लास्ट है इलास्टोमर, जो आपको ग्राफ में दिख रहा है कि बेटा इसको खींचो। रबर टाइप का मटेरियल जो होता है वो इलास्टोमर, कि इसकी हुक्स लॉ वाली डेफिनेशन बहुत छोटी है, हुक्स लॉ वाली रीजन बहुत छोटी सी है, लेकिन उसके बाद इसकी प्लास्टिसिटी वाली रीजन बहुत अच्छी खासी है। तो कैन बी स्ट्रेच टू कोज लार्ज स्ट्रेन, वेरी लार्ज इलास्टिक। अरे खींचते जाओ, अपनी शेप में वापस आने की कोशिश करेगा, एक रीजन बहुत अच्छी खासी रहेगी। ऐसे टाइप के मटेरियल को हम इलास्टोमर कहेंगे, और ये बेस्ट एग्जांपल है रबर। देखो हुक्स लॉ का पालन बहुत छोटी रीजन के लिए होगा, वेरी लार्ज रीजन के लिए नहीं। लार्ज स्ट्रेन्स, वेरी लार्ज इलास्टिक रीजन, बट हुक्स लॉ नॉट ओबेड। हुक्स लॉ का पालन उतना इफेक्टिवली नहीं होगा, लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके पास है। रबर इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर बेटा? ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, देख लो अच्छे से, टाइप्स पूछे जा सकते हैं।
अब इस चैप्टर का नया अध्याय दोस्त, नया अध्याय मतलब बहुत छोटा सा ही पार्ट है, एक डेरिवेशन है इस चैप्टर में, बहुत कम डेरिवेशन है। उसमें से एक डेरिवेशन ये है कि हमने अब तक स्ट्रेचिंग की बात की है कि कितना फोर्स अप्लाई करने पे कितना इलोंगेशन होगा, कहीं एनर्जी की बात नहीं की है। आपको ध्यान हो तो बेटा स्प्रिंग को भी इलोंगेट करते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वैसे ही अगर रोड है या फिर कोई वायर है तो इलोंगेट करोगे तो कोई एनर्जी स्टोर होगी ना, उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला डेरिवेशन है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मटेरियल को जैसे ही हमने खींचा है, डिफॉर्म किया है, तो इस डिफॉर्मेशन के फॉर्म में इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। चाहे आप इसको कंप्रेस कीजिए, अगर रोड है तो कंप्रेस कर सकते हो, तो वायर है, ठीक है, वायर भी क्या है, ये तो रबर टाइप का मटेरियल है। जैसे इसको ट्विस्ट करोगे अरे भाई सब नाक पे लगी, तो ट्विस्ट करोगे तब भी इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वही एनर्जी की बातें हम करने वाले हैं और इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, खास करके डेरिवेशन बहुत आईएमपी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे स्प्रिंग में किया करते हैं, स्प्रिंग में इलोंगेट किया, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज इक्वल टू kx। ओके, तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती थी वो 1/2 kx² लिखी जाती है, k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। वैसे ही बात यहाँ पर है कि रोड है, रोड में एक फोर्स अप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू फोर्स, तो इलोंगेशन आया डेल्टा एल जितना, वहां पर इलोंगेशन कितना था x जितना, यहां पर इलोंगेशन डेल्टा एल जितना इलोंगेशन आया है। ओके सर, तो हम अगर यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखे तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस की वैल्यू लिखो फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल। सो वी कैन राइट फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये डेल्टा एल और ये एल। अगर मैं फोर्स की इक्वेशन यहां से बनाऊं तो फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बाकी सब उस तरफ गया, तो यंग्स मॉड्यूलस इनटू ए, ओके, डिवाइड बाय एल और ये डेल्टा एल। ध्यान से देख लीजिए, मैंने फोर्स का फॉर्मूला बनाया, आपको नहीं लग रहा है कि ये फोर्स के फॉर्मूले में कुछ k इंटू एक्स जैसा ही है? देख ले, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट, उस पर्टिकुलर रोड या वायर के लिए एरिया कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, डेल्टा एल यानी इलोंगेशन, डेल्टा एल यानी इलोंगेशन या कंप्रेशन, जो भी चेंज आ रहा है वो इलोंगेशन। तो यही तो बात थी यहां पर, x यानी इलोंगेशन, k यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यही रोड के लिए या वायर के लिए y इंटू ए डिवाइड बाय, y यानी यंग्स मॉड्यूलस इंटू ए डिवाइड बाय लेंथ, ये कांस्टेंट हो जाएगा k के इक्वल, और डेल्टा एल था वो इलोंगेशन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी। तो अब इसी स्प्रिंग की एनालॉजी हम यूज करके इसका डेरिवेशन करने वाले हैं जो बहुत फेमस है। देख, स्प्रिंग का डेरिवेशन अब शायद आपको पता ही है, नहीं पता है तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं, हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx जितना, अगर हमने वायर को खींचा है तो डिस्प्लेसमेंट dx जितना हुआ है, इलोंगेशन dx जितना हुआ है। फोर्स F इज इक्वल टू kx जितना लग रहा है, हम इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में तो रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा इलोंगेशन से। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड इन अ पोटेंशियल एनर्जी। तो dw इंटीग्रेशन में लिखा dw, तो फोर्स इंटू करके डेल्टा x, देखना फोर्स की वैल्यू k इंटू एक्स इंटू करके dx, इंटीग्रेशन किया x इंटू डी एक्स, क्या बन जाएगा x²/2, और लिमिटेशन लिखी, लिमिट लिखी हमने 0 से लेके x, तो हमें मिल गया 1/2 kx²। ये फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए मिला था, याद है क्या? भूला नहीं है ना बेटा? याद है? नहीं याद है तो मैंने बता दिया ना, पूरा का पूरा बता दिया, स्प्रिंग के लिए वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा करते थे। अब ऐसी ही बात यहां पर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोर्स क्या लिखा जाएगा यहां पर, यंग्स मॉड्यूलस इंटू ए डिवाइड बाई लेंथ और इंटू करके आएगा डेल्टा एल। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा एल is behaving like a elongation x और it is behaving like a k, तो फोर्स F is equal to k into x, वैसा ही पार्ट है यहाँ पर। तो देख, मैं F की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, मैं F की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, यंग्स मॉड्यूलस इंटू ए डिवाइड बाई लिखा गया है लेंथ l। ओके, अब इलोंगेशन को, ये डेल्टा एल को मैं थोड़ी देर के लिए x ही लिखता हूँ, ठीक है, हम लिमिट रख देंगे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है। सर x की वैल्यू 0 से लेके डेल्टा एल तक वेरी हो रही है। ओके, तो अभी के लिए मैंने इसको जनरलाइज करने के लिए x लिख लिया, डॉट dx, फोर्स की वैल्यू लिखी, dx की वैल्यू लिखी, अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। ओके, समझते चलना आगे। देख, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, यंग्स मॉड्यूलस, एरिया, लेंथ कांस्टेंट, x डॉट dx, इंटीग्रेशन करोगे, ये तो पढ़ा ही होगा ना, पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करने पे पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, तो आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस एरिया डिवाइड बाय लेंथ, ये बन जाएगा x² डिवाइड बाय 2, लिमिट मैंने पहले ही बता दी 0 से लेके डेल्टा एल। सो व्हाट यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 यंग्स मॉड्यूलस एरिया डिवाइड बाय लेंथ इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर।
अरे बन गया 1/2 के स्क्वायर, ध्यान से देख लीजिए 1/2 के स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर एज इट इज फॉर्मूला है बेटा 1/2 के स्क्वायर, जैसा वहां पर था के की वैल्यू एज इट इज ऐसी आई, ये के की वैल्यू, और एक्स था, एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स की जगह पे डेल्टा एल आ गया, बस सिंपल बेटा, सिंपल सड़ाट खत्म बेटा, यही है 1/2 वाई यंग्स मॉड्यूलस, के की जगह पे जो था वो पूरा का पूरा पार्ट, और डेल्टा एक्स डेल्टा एल लिखा जाएगा एक्स की जगह पे। अब भाई इसको याद रखना है ना डिफिकल्ट है, या तो तुम एनालॉजी बिठा लो या कुछ अलग फॉर्मेट बनाओ, तो हमने ये समझा कि चलो अलग फॉर्मेट इससे खेलते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं अगर L से मल्टीप्लाई करूँ, L से डिवाइड करूँ, L से मल्टीप्लाई करूँ और L से डिवाइड करूँ, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 यंग्स मॉड्यूलस एरिया इंटू लेंथ। L से मल्टीप्लाई किया और L से डिवाइड किया, क्या किया क्या किया क्या क्या किया, वापस बताता हूँ, मैंने इस फॉर्मूले को L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, तो यंग्स मॉड्यूलस, ओके सर। ध्यान से देखना, अगर डिनोमिनेटर में L स्क्वायर हो जाएगा तो कैन आई राइट डेल्टा L डिवाइड बाय L इट्स होल स्क्वायर। देखना डिनोमिनेटर का L और ये L, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर, तो जनरलाइज कर दिया डेल्टा L बाय L और उसका होल स्क्वायर, ये एरिया बचा और ये एक L बचा, तो एरिया इंटू करके लेंथ, एरिया इंटू करके ये लेंथ। ध्यान से देख लीजिए, इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ओके वी लिख देंगे। डेल्टा एल बाई एल क्या होता है सर, डेल्टा एल बाई एल होता है स्ट्रेन, ओके सर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू करके स्ट्रेन उसका स्क्वायर और एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम। तो डेरिवेशन के बाद आपको एक रिजल्ट बस छोटा सा याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इन अ रोड इफ वी इलोंगेट डेल्टा एल देन वी विल फाउंड इट्स हाफ यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर और वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। बढ़िया सर, खत्म। और एक चीज, क्या यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन में से एक स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस के साथ लिख दो, एक स्ट्रेन को अलग करो। क्या यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस के इक्वल होता था? कैसे सर, कैसे? यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अरे हाँ यार, तो सीधा यंग्स मॉड्यूलस है इंटू स्ट्रेन, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल रहा है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अरे क्या सुंदर सा फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास, या तो आप एनालॉजी से चलिए या फिर ये दो फॉर्मूले याद रख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी सोच, वो तो जैसी जिसकी सोच, आपको जैसे अच्छा लगे। क्योंकि न्यूमेरिकल में फटाफट ये दोनों से काम बन जाता है, तो हम ये याद रखते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में याद रखे हैं। वो बात अलग है कि स्ट्रेन के लिए डेल्टा एल बाय चेंज इन कन्फिगरेशन अपन ओरिजिनल कन्फिगरेशन लिखते हैं, और स्ट्रेस के लिए हम फोर्स बाय एरिया लिखते हैं, वो पता है हमें। लेकिन सारे फॉर्मूले हैं वो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में ही याद रखे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस और नीट में भी, कि हालांकि हमारे एनसीईआरटी में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन है, मैं तो बस एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टील वायर इज लेंथ 20 मीटर। इसकी लेंथ है 20 मीटर और इसको स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा ली है 2 सेंटीमीटर। डेल्टा एल भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, और 80 जूल जितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर हमें मिल रही है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का निकालना है। तो जो भी चीजें पहले दे रखे ना उसको अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया सर, एल दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है, एरिया हमें निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी 80 दे रखी है। ये 2 × 10⁻11 एक्चुअल में यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है स्टील का। अगर 2 बिंदु इसको दे दो तो 10⁻9 और ये 200 बन जाएगा। तो यही चीज तो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, पहला या दूसरा? देख, हमें निकालना क्या है, हमें इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? मेरे ख्याल से स्ट्रेस की कोई भी बात नहीं दे रखी है, स्ट्रेन ही दे रखा है। डेल्टा एल बाई एल दे रखा है, डेल्टा एल दिया है, एल दिया है, तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे रखी है वही स्ट्रेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम फटाफट सोल्व कर सकते हैं। तो 1/2 यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू करके वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरिया इंटू लेंथ आ जाएगी, एरिया इंटू लेंथ आ जाएगी। तो बस वही किया, 1/2 यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सिंप्लीफाई किया, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस हम लिख देंगे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल की वैल्यू भी दे रखी है, सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट की, डिवाइड बाई एल, और एरिया इंटू लेंथ लिखा है, जिसमें से हमें एरिया की वैल्यू निकालनी थी। आप सोल्व करोगे मेरे दोस्त खुद से या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में बता दे, या अगली बार मैं खुद से कराया करूं, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि कंसेप्ट पे ज्यादा भार दिया जाए, इसलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, घबराना नहीं बेटा, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स तगड़े वाले करते हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देख, दो बात है कि अगर बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल करोगे
या हार्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा करने की कोशिश करोगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो पहली बार में डीमोटिवेशन आएगा कि क्या समझा रहे हैं, सब समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो लेवल पकड़ लिया एक बार तो आपको आगे की एग्जामिनेशन में दिक्कतें नहीं आएगी। और दूसरा ये रहता है कि हम आसान आसान क्वेश्चन करते चले, एग्जामिनेशन टाइम पे जब पेपर हाथ में आएगा तब रोते फिरे। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखो कि क्लास 11 12 के हिसाब से हम जो क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में भी और जो पूछे जा रहे हैं करंट सिनारियो पे, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। और सही में बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादातर पार्ट इस पे करेंगे, ना कि कैलकुलेशन पे टाइम देंगे। आसान क्वेश्चन लेके आऊँगा, कैलकुलेशन फटाक से हो जाएगी, ठीक है। मैं कंसेप्ट पे भार देना चाहता हूँ। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, सारी चीज़ दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दी 1/2, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का दिया, डेल्टा एल बाई एल दिया है, एरिया निकालना है, लेंथ पहले से दे रखी है। तो जैसे सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 40 मिलीमीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर में मैंने कन्वर्ट किया है, चाहो तो इसको फाइनल आंसर आप मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो। ओके, बढ़िया। अब बस छोटे छोटे एक टॉपिक बचा है पॉइजन रेशियो के बारे में, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि किसी भी रोड को आप इलोंगेट करते हो ना, रोड या वायर को, तो उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। साइमल्टेनियसली उसकी विड्थ, ये डायामीटर है वो भी तो कम होता है ना। हाँ, ये नोट किया हो कभी आपने कि रोड को ऐसे एलोंगेट करोगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है, डायामीटर घटता है, ठीक है। तो बस उसी की बात यहां पर की गई है कि एक ऐसा रेशियो कि जो इसके डायामीटर में कितनी घटोती हो रही है एज कंपेयर टू लेंथ, उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन करें तो लिखा जाएगा पॉइजन रेशियो के फॉर्म में। बहुत सिंपल सा, पॉइजन भले नाम जहरीला है लेकिन काम इसका बहुत सिंपल सा है कि लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें पता है कि डेल्टा एल बाई एल, और लेटरल मतलब होता है कि ये जो लेटरल वाला एरिया है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें कितनी कटौती हुई है, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। बस स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कन्फिगरेशन अपन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, तो यहाँ पर डायमीटर का फॉर्म आएगा। अब कम हो रही है डायमीटर, इसलिए नेगेटिव साइन लिखिए ताकि इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव मिले। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1.5 आती है, लेकिन आप अगर थियोटिकली इसको मेजर करोगे, थियोटिकली कैलकुलेट करोगे तो थियोटिकली इसकी वैल्यू है -1 से -1 V से 0.5 तक जाती है। थियोटिकली है, लेकिन हमारे लिए काम की कौन सी है, प्रैक्टिकली है, कि मेजॉरिटी सॉलिड में प्रैक्टिकली जो फाइंड की जाती है वो पॉइजन रेशियो की वैल्यू, इसको छोटे v से सिंबल किया जाता है, v की वैल्यू 0 से 0.5 तक रहती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी पॉइजन रेशियो के बारे में, बहुत सिंपल सी। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल की। देखना मेरे दोस्त, हम जो ब्रिजेस देखते हैं उस ब्रिजेस में झुकाव आ जाता है समय के साथ साथ। इस झुकाव को बहुत कम करने के लिए, नेगलेक्ट करने के लिए हम अच्छी खासी बीम का यूज़ करते हैं। तो आप पुराने समय में देखोगे तो राउंड शेप की यूज़ किया करते थे, रेक्टेंगुलर शेप की यूज़ किया करते हैं, लेकिन अब मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़े और सीखते गए वैसे वैसे अब आई शेप का यूज़ करने लगे एज फॉर्म ऑफ बीम, क्योंकि आई शेप में रेक्टेंगुलर के कंपैरिजन में मटेरियल भी कम यूज होता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी मिल जाती है। और ये बात सिर्फ बीम के लिए नहीं है, आप देखोगे तो ट्रेन की पटरी का शेप भी आई शेप का ही है। ध्यान से कभी देखना, नोट करना, साइड से देखोगे आपको पता चलेगा कि वो आई शेप का ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आई शेप में स्ट्रेंथ अच्छी खासी मिलती है और मटेरियल भी कम यूज होता है, इसलिए तो रेक्टेंगुलर से कंपैरिजन में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। और ये भी सिर्फ ट्रेन की पटरी और बीम तक सीमित नहीं है, आप अपने आसपास के बहुत सारी चीज़ों में ये शेप देख सकते हो। अब बात आती है कि हम ऐसे मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि क्रेन में जो यूज़ होता है वो स्टील केबल का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी, उसका यंग्स मॉड्यूलस अच्छा खासा है। वैसे ही ब्रिजेस या बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स खड़े करने में हम ऐसे वायर्स, ऐसे एलिमेंट, ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे कि जिसका यंग्स मॉड्यूलस अच्छा खासा हो, स्टिफनेस अच्छा खासा मिले। इस वजह से अब बड़ी बड़ी चीज़ों में ही नहीं है बेटा, तुम जब रैकेट से खेलते हो, तुम जब गिटार बजाते हो, तो वो भी एक इलास्टिसिटी का ही तो एग्जाम्पल है। वो एनर्जी डिफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है और उसी एनर्जी से आगे का काम हो पा रहा है बेटा। और ये बड़े बड़े इंजीनियर के साथ साथ मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ है बेटा। लिगामेंट या फिर ऐसे बैंडेज जो लगाए जाते हैं वो ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है कि जिससे वो इलास्टिक भी रहे, ताकि मूवमेंट करना है तो मूवमेंट भी हो पाए, और जब भी मूवमेंट जैसे रुकेगा तो अपना शेप वापस वो रीगेन भी कर ले, तो ऐसे मटेरियल का भी यूज़ किया जाता है। तो ये इलास्टिक नेचर बड़े बड़े स्ट्रक्चर में भी और मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है। इसलिए तो बोलते हैं बेटा
कि डॉक्टर और इंजीनियर दोनों के लिए फिजिक्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरी बात थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इस चैप्टर में कितने सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं आप गिन सकते हो खुद, सही से कंपेयर कर लेना, ज़्यादा ही मिलेंगे और बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तगड़े वाले न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, कि जो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी बिल्ड कर देगा और साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। मैंने बीच में आपको बताया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देके जाऊंगा कि जहां से आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कुछ वैसे ही क्वेश्चन है कि एक सॉलिड का बिहेवियर इलास्टिक टाइप का कैसे होता है, उसके बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता है, कैसे लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, वह समझाना है आपको। फिर बात आती है कि स्टील का यूज क्यों ज़्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू कॉपर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात है आगे कि डिराइव, एकमात्र डेरिवेशन इस चैप्टर का, कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डेरिवेशन दीजिए। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं मेरे दोस्त, मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे। ओके, बढ़िया सर। फिर बात आती है लास्ट क्वेश्चन कि ये सारे टर्म्स डिफाइन की, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब हमने पढ़ ही लिया है, डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन अब आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, शियर मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है और ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है। यहाँ पर बता दिया कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। पहले डिटेल में कंसेप्ट पढ़ो, फिर बाद में मैंने IMP क्वेश्चन दिए उसको वापस रिपीट कर लेना, आपका काम इस चैप्टर के लिए स्वाहा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपका भाई आपके साथ है। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।